हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेवरेंड इंसैनिटी के इस नए एपिसोड में। पिछली बार हमने देखा था फैंग युआन की चालाकी और उसकी निर्दयी सोच को। अब चैप्टर 28 से 40 में कहानी और भी गहरी होने वाली है। इन हिस्सों में फैंग युआन अपनी कल्टिवेशन और गू वर्म्स पर और मजबूत पकड़ बनाता है। क्लैन के अंदर राइवलरीज बढ़ती हैं, कई डिसाइपल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंग युआन अपने ठंडे दिमाग और चालाकी से सबको मात देता है। यहाँ हम देखेंगे खून से भरी लड़ाई, साजिशों के जाल और फैंग युआन की असली निर्दयता, जहाँ उसके लिए दुश्मन को छोड़ना कभी भी विकल्प नहीं होता। धीरे धीरे उसका नाम डिसाइपल और एल्डर्स के बीच डर और चर्चा का विषय बनने लगता है, और अंत में ये चैप्टर्स आने वाले बड़े तूफान की आहट देते हैं जो फैंग युआन की राह को और भी खतरनाक बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रेवरेंड इंसैनिटी के चैप्टर 28 से 40 तक। क्यों रोकें इसे? अकादमी के एल्डर ने भौहें उठाईं और हंस पड़े। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और दूर खड़े फैंग युआन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह नौजवान पूरे सिचुएशन पर काबू पा चुका है और उसके अटैक पूरी तरह से कंट्रोल में है। देखो, वो गर्दन पर वार करता है तो हमेशा बाएं या दाएं किनारे पर करता है, पर कभी भी सीधा पीछे की गर्दन पर नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि गर्दन के दोनों किनारों पर वार करने से आदमी तुरंत बेहोश हो सकता है, जबकि पीछे वार करने से मौत हो सकती है। इसलिए उसने खुद ही उस तरह के वार से परहेज किया। जरा देखो, जमीन पर पड़े ये सारे टीनेजर्स में से कौन ज्यादा घायल है? कोई भी नहीं। और अगर मान लो कोई बुरी तरह घायल हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे अकादमी के ट्रीटमेंट गू मास्टर्स ऐसे जख्म ठीक नहीं कर सकते? लेकिन एल्डर साहब, वो बच्चा हद से ज्यादा घमंडी है। उसने तो गेट पर आकर रास्ता ही रोक दिया। ये तो साफ है कि वो हमें गार्ड मान ही नहीं रहा, हमें नजरअंदाज कर दिया। ये तो छोटा मसला है, बड़ा मसला ये है कि क्लैन के लोग अकादमी के बारे में क्या सोचेंगे। एक छोटा सा पेटी सी ग्रेड लड़का अकादमी में हंगामा मचाए और हम कुछ न करें। अगर ये खबर बाहर निकली तो आपकी इज्जत पर असर पड़ेगा, एल्डर साहब, गार्ड ने आंखें सिकोड़ कर कहा। दरअसल सच ये है कि उस लड़के ने तुम सबको अनदेखा कर दिया तो तुम्हारी अपनी इज्जत को ठेस पहुंची। अकादमी एल्डर का चेहरा अच्छा नहीं था। वो ठंडी हंसी हंसे और तलवार जैसी नजर से गार्ड्स को देखा। सबने तुरंत सिर झुका लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। लड़ाई में क्या बुरा है? जब तक जान पर न बनाए, ये तो बच्चों के अंदर की फाइटिंग की भावना को और मजबूत करेगा। इस तरह की लड़ाई रोकना मतलब उनकी लड़ने की चाह को दबाना है। क्या पहले की बैचेस में लड़ाई नहीं होती थी? हर बैच में होती थी और अक्सर होती थी। फर्क बस इतना है कि तब ये ज्यादातर साल के दूसरे हिस्से में होती थी, जब बच्चे थोड़ी बहुत ताकत हासिल कर चुके होते थे। ताकत मिलते ही उन्हें लड़ने की खुजली होती थी, और उस उम्र में वैसे भी खून गर्म होता है। तब तुम लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका? एल्डर की आवाज ठंडी थी। शायद इसलिए कि पहले की लड़ाइयां एक एक करके होती थी, इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई। मगर ये फैंग युआन सच में हंगामा मचाने में उस्ताद है, गार्ड चीफ ने जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं, एल्डर ने सिर हिलाया। असल में इसलिए क्योंकि तुम लोग उन्हें रोकने की हिम्मत ही नहीं करते थे। आधा साल बीतने के बाद एक गू मास्टर के पास इंसानों से ऊपर की ताकत होती है। तुम्हारे कमजोर मॉर्टल जिस्म से उन्हें कैसे रोक पाते? और अब तुम फैंग युआन को रोकना चाहते हो क्योंकि उसने अभी कल्टीवेशन शुरू किया है और उसकी ताकत कम है। साथ ही उसने तुम्हें अनदेखा किया और तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई। पर याद रखो, ये सारे विद्यार्थी गू युए उपनाम रखते हैं। ये सब मेरे गू युए क्लैन के सदस्य हैं, तुम्हारे मालिक हैं। चाहे अभी छोटे हैं, चाहे कमजोर हैं, लेकिन मालिक तो मालिक हैं। एल्डर की आवाज अचानक तीखी हो गई। तुम्हारे नाम गू युए नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है? वफादारी के बदले तुम्हें गार्ड की नौकरी दी गई, कुछ छोटे मोटे फायदे दिए गए, पर हकीकत में तुम अभी भी गुलाम ही हो। गुलाम, और एक गुलाम अपने मालिक पर राय देगा, उनके मामलों में दखल देगा। एल्डर का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया। ये तो आपके अधीनस्थों की राय नहीं थी, ये मेरी मंशा नहीं थी। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। गार्ड्स के चेहरे सफेद पड़ गए और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगे। एल्डर ने ठंडी हंसी दी और चीफ गार्ड की तरफ उंगली उठाई, जिसने अभी अभी फैंग युआन को ट्रबल मेकर कहा था। तुमने अपने मालिक पर बेहुदा टिप्पणी की है, अब तुम अपनी जगह से हटाए जाते हो। कुछ देर बाद एल्डर ने बाकी गार्ड से कहा, आधे महीने बाद फिर से परीक्षा होगी और नया चीफ चुना जाएगा। बाकी गार्ड्स की आंखें चमक उठीं और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। चीफ गार्ड की कुर्सी, हर महीने आधा प्राइमिवल स्टोन ज्यादा मिलेगा। चीफ बन गया तो बाकी सब गार्ड से ऊपर आदमी बन जाऊंगा। मालिकों को छोड़कर और कौन मेरी नाफरमानी करेगा? अगर चीफ बन गया तो कितना कूल लगेगा। अरे अब यहाँ क्या खड़े हो? नीचे जाओ और लड़ाई खत्म होने दो, फिर मैदान साफ करना। एल्डर गर्जा। जी जी जी, आपका अधीनस्थ इजाजत चाहता है। गार्ड्स डर और सम्मान से झुककर नीचे चले गए। सीढ़ियों पर से एक गार्ड फिसल गया और लुढ़क कर बाकी लोगों को भी गिरा दिया। एक के ऊपर एक गिरने की आवाजें गूंज उठीं, मगर एल्डर के दबदबे के चलते वे सब चेहरा लाल किए दर्द सह गए, लेकिन आवाज तक न निकाली। ये नौकर तो कुत्तों जैसे हैं। कभी कभी इन्हें बिगड़ने की खुजली होती है, तब डंडा मारना पड़ता है ताकि डर और इज्जत बनी रहे। फिर इन्हें छोटे छोटे इनाम दो, कुछ हड्डियां फेंको और इन्हें आपस में लड़ने दो।
इन्हें आपस में कंपटीशन करने दो ताकि मेरी क्लैन की सेवा जान देकर करें। एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में गाजर, यही ऊंचे लोगों का तरीका है। एल्डर ने नीचे की हलचल सुनते हुए मन में ठंडी हंसी भरी और खिड़की से बाहर गेट की तरफ देखा। गेट पर 10-12 नए स्टूडेंट जमीन पर गिरे थे। फैंग युआन सीना ताने खड़ा था और सामने 3 लड़कियां पीठ से पीठ मिलाकर सहमी खड़ी थीं। तुम उधर मत आना, अगर आ गए तो हम मूनलाइट से वार कर देंगे। उनके हाथों में नीली चमक उठी। साफ लग रहा था कि मजबूरी में वे प्राइमेवल एसेंस चलाकर मूनलाइट गू इस्तेमाल करने को तैयार हो गई थीं। फैंग युआन का शरीर अभी 15 साल के लड़के जैसा ही था। अगर उन लड़कियों ने मून ब्लेड छोड़ा तो उसे नुकसान जरूर होता। फिर भी वो जरा नहीं डरा, बल्कि ठंडी हंसी हंसते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ाता रहा। तुम लड़कियों में हिम्मत तो बड़ी है, पर स्कूल के नियम भूल गई क्या? एकेडमी में गू का इस्तेमाल मना है, वरना सजा सीधे बाहर निकाल देना है। अगर निकलना चाहती हो तो कर लो इस्तेमाल। लड़कियां झिझक गईं। हाँ, सच में ऐसा नियम है। उनके हाथ की नीली चमक गायब हो गई। फैंग युआन की आंखें चमकी। उसने मौका पकड़ा और फौरन आगे झपटा। उसके हाथ हवा में लहराए और उसने 2 लड़कियों को बिना हिचक पटका दिया। अब अकेली बची तीसरी लड़की का हौसला टूट गया। घुटनों के बल गिरकर रो पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। फैंग युआन, मुझ पर मत आना, मुझे छोड़ दो। फैंग युआन ने उसे ऊपर से नीचे घूरा और ठंडी आवाज में कहा, एक प्राइमेवल स्टोन। लड़की कांप गई और जल्दी से अपना पैसों का थैला खोला। उसे समझ में आ गया। उसने 3-4 प्राइमेवल स्टोन्स निकाले और हथेली पर रखकर फैंग युआन की तरफ बढ़ा दिए। मत मारो, ये सारे ले लो, सारे स्टोन्स ले लो। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अंगूठा और उंगली से बस एक स्टोन उठा लिया। लड़की कांप रही थी। फैंग युआन का हाथ भले ही एक जवान लड़के का पतला हाथ था, पर उसकी नज़र में वो किसी डरावने पंजे जैसा लग रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ एक स्टोन लूंगा, फैंग युआन ने साधारण लहजे में कहा। तुम जा सकती हो। लड़की ने फैंग युआन को देर तक घूरा, फिर धीरे धीरे उठी, पर उसके हाथ पांव अभी भी कांप रहे थे और ठीक से खड़ी भी ना हो सकी। उसके दिल में फैंग युआन का इतना डर बैठ चुका था कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। अकादमी एल्डर ये देखकर सिर हिलाए बिना न रह सका। उसका एक कारण ये भी था कि वो हर विद्यार्थी की फाइटिंग एबिलिटी देखना चाहता था। वो लड़की जो गिर गई थी वो सिर्फ C ग्रेड की थी। ऐसे हौसले के साथ वो बस क्लैन के लिए पीछे से काम करने वाली लॉजिस्टिक्स ग्यू मास्टर बन सकती थी। बैटल ग्राउंड पर उससे कोई उम्मीद नहीं थी। जहां तक फैंग युआन की बात है, एल्डर ने ठुड्डी सहलाई और आंखें सिकोड़ते हुए चमकती नजर डाली। उसे लगा फैंग युआन बड़ा दिलचस्प है। उसमें सिर्फ लड़ने की कला ही नहीं, बल्कि समझदारी भी है। उसने सिर्फ एक स्टोन मांगा, ये एल्डर की नज़र में हद से बाहर नहीं था। लेकिन अगर उसने 2 मांगे होते तो एल्डर को दखल देना पड़ता। अकादमी की मदद का भत्ता 3 स्टोन्स होता है। उसमें से एक चला भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 चला जाए तो फिर सब्सिडी देने का क्या मतलब? सब कुछ ही फैंग युआन को दे देना पड़ेगा। बहुत जल्दी आखिरी ग्रुप पहुंचा। इस ग्रुप में सिर्फ 5 लोग थे और उनमें फैंग युआन का जुड़वा छोटा भाई भी था। बड़े भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हद कर रहे हो। क्लासमेट्स को पीट रहे हो और उनके प्राइमेवल स्टोन्स छीन रहे हो। बुए फैंग जेंग की आंखें बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत अकादमी एल्डर के पास जाकर अपनी गलती मान लो, वरना इतना बड़ा हंगामा किया है, मजाक नहीं है, तुम सच में बाहर निकाले जाओगे। फैंग युआन हंस पड़ा और बोला, तुम सही कह रहे हो। फैंग जेंग ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, बड़ा भाई अभी पागल नहीं हुआ, अभी समझाया जा सकता है। लेकिन तभी फैंग युआन फिर बोला, तुम सब एक एक प्राइमेवल स्टोन दो। क्या मैं भी दूं? फैंग जेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे सबसे प्यारे छोटे भाई, तुम्हारे पास चुनाव है। फैंग युआन का लहजा बड़ा नरम था, लेकिन नतीजा वही होगा जैसे इन लोगों का हुआ है। उसने इशारा किया जमीन पर पड़े घायल टीनेजर्स की तरफ। ये तो अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ रहा। फैंग युआन पागल है, कितना निर्दयी है। हम इसे हरा नहीं सकते। समझदारी इसी में है कि स्टोन दे दें और मामला खत्म करें। हाँ, सही है, एक ही तो स्टोन है, बाद में शिक्षक को बताएंगे तो उसे सजा मिलेगी। अपने क्लासमेट्स की हालत देखकर बाकी यंगस्टर्स ने मजबूरी में स्टोन दे दिए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रुको। जब वे जाने लगे तो फैंग युआन ने उन्हें रोका। फैंग युआन, क्या तुम अब अपनी बात से मुकर जाओगे? यंगस्टर्स डर गए। फैंग युआन ने लंबी सांस छोड़ी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं झुककर एक एक कर सबकी जेब टटोलूंगा? युवक पहले तो हैरान रहे, फिर धीरे धीरे सब समझ गए। उनका चेहरा लाल पड़ गया और वहीं खड़े हिचकिचाने लगे। फैंग युआन ने आंखें सिकोड़ते हुए उन्हें घूरा। उसकी नज़र की ठंडी चमक देखते ही 5 यंगस्टर्स का दिल धड़क उठा और सर सुन्न हो गया। ठीक है फैंग युआन, हम समझ गए, बस इस बार तुम्हारी मदद कर देते हैं। फैंग युआन के दबदबे के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने जमीन पर पड़े हर टीनेजर की जेब से एक एक स्टोन निकाला और सब इकट्ठा कर फैंग युआन को दे दिया। पूरी क्लास में कुल 57 लोग थे। फैंग युआन ने हर किसी से एक एक स्टोन छीन लिया। उसके पास 56 स्टोन इकट्ठा हो गए। उसके पास पहले से 20 स्टोन थे
उनमें से 10 उसने ग्रीन बंबू वाइन पर खर्च किए थे। अपना भत्ता और इनाम जोड़कर अब उसके पास कुल 69 प्राइमेवल स्टोन हो गए। इस तरह का धंधा जिसमें बस डर दिखाकर लूटना पड़े, ये सबसे फायदे का धंधा है। फैंग युआन ने अपना थैला सीने से लगाया और अकड़ते हुए निकल गया, पीछे छोड़ गया जमीन पर पड़े टीनेजर्स को जो लाशों की तरह बिखरे थे। कुछ टीनेजर्स, जिनमें फांग जेंग भी था, फांग युआन की जाती हुई परछाई को खाली निगाहों से देखते रह गए। जल्दी जाओ सब, फौरन जाओ और छोटे मास्टर्स को संभालो। ट्रीटमेंट गू मास्टर कहाँ है, उसे तुरंत बुलाओ। गार्ड्स चिल्लाते हुए भागे और एक दूसरे को धकेलते हुए दौड़े। चीफ गार्ड की कुर्सी पाने की लालसा में वे जान तक झोंकने को तैयार थे। फांग युआन ने चारों सराय के नौकरों को इशारा करके कहा, बिस्तर के नीचे सारे शराब के मटके रख दो। हर एक के हाथ में हरे बांस की शराब का एक एक मटका था। जैसे ही फांग युआन ने अपने साथी स्टूडेंट से वसूली की, वैसे ही वो सराय पहुंचा और 20 मटके एक साथ खरीद डाले। हर मटके की कीमत 2 प्राइमेवल स्टोन्स थी, यानी उसने कुल 40 प्राइमेवल स्टोन्स केवल लिकर वर्म के लिए खर्च कर डाले। जो थैला कुछ देर पहले भरा हुआ था वो आधा खाली हो गया और उसके पास केवल 39 प्राइमेवल स्टोन्स बच गए। लेकिन ये खर्च सही था, क्योंकि ये शराब लिकर वर्म को लंबे समय तक सहारा दे सकती थी। ठीक है, नौकरों ने तुरंत कहा। कोई भी गुमास्टर के सामने जरा भी बेअदबी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और ऊपर से फांग युआन ने इतनी शराब खरीदी थी कि सराय में वो बड़ा ग्राहक माना जा रहा था। सराय मालिक को बस एक शब्द कह देना काफी था ताकि ये नौकर अपना काम छोड़कर उसकी सेवा में लग जाएं। नौकरों के जाने के बाद फांग युआन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। रात हो चुकी थी, आसमान में तारे और चांद साफ चमक रहे थे। रात की हवा में हल्की सी खुशबू भी थी। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। फांग युआन ने अपने मन को शांत किया और अपना ध्यान प्राइमेवल सी में उतार दिया। प्राइमेवल सी की लहरें उठ रही थीं और गिर रही थीं। हरे तांबे जैसी चमक उस समुद्र में थी। हर बूंद दरअसल रैंक 1 गू मास्टर की ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस थी। प्राइमेवल सी का आकार पूरे अपर्चर का 44% था। यही उसकी सी ग्रेड टैलेंट की सीमा थी। अपर्चर की चारों दीवारें हल्की सफ़ेद चमक की पतली परत से बनी थीं जो उसे सहारा देती और घेरती थीं। प्राइमेवल सी के ऊपर के आसमान में कुछ नहीं था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा पहले से ही फांग युआन के आदेश पर गहरी नींद में छिप गया था। समुद्र की सतह पर एक प्यारा मोटा सा सफ़ेद लिकर वर्म तैर रहा था। वो कभी पानी में गोता लगाता, कभी सिर और पूंछ हिलाकर पानी की बूंदें छिटकाता। फांग युआन ने मन में एक विचार भेजा और लिकर वर्म तुरंत मान गया। उसने खेलना बंद कर दिया और चावल के पकौड़े की तरह गोल होकर हवा में तैर गया। वो ऊपर उठते हुए एपर्चर के बीच में पहुंच गया और समुद्र से बाहर निकल आया। फांग युआन ने अपनी प्राइमेवल एसेंस का 10वां हिस्सा लिकर वर्म में डाला। लिकर वर्म पहले से ही रिफाइन किया गया था, इसलिए इस बार उसने विरोध नहीं किया। उसने सारा एसेंस अपने अंदर खींच लिया। समुद्र की सतह थोड़ी सी नीचे गिर गई। लिकर वर्म ने उस प्राइमेवल एसेंस को ताकत में बदल दिया और सफ़ेद रोशनी से चमकने लगा। उस रोशनी के अंदर शराब जैसी धुंध बनने लगी। वो धुंध लिकर वर्म को घेरे रही। ऊपर उठो। फांग युआन ने फिर से 10% प्राइमेवल एसेंस डाला। हरे तांबे का पानी शराब की धुंध में समा गया। धीरे धीरे धुंध गायब हो गई और एसेंस भी आधा रह गया, लेकिन जो बचा था वो और अधिक कंडेंस्ड हो गया। पहले का एसेंस हल्का हरा और तांबे जैसा था, अब वो गहरा हरा और फीका दिखाई दिया। ये पेल ग्रीन प्राइमेवल एसेंस था जो केवल रैंक 1 मिडिल स्टेज गू मास्टर के पास होता है। लिकर वर्म का काम यही था कि एसेंस को और कंडेंस्ड करके छोटे रियल्म रैंक में ऊपर पहुंचा दे। गू मास्टर के कुल 9 रियल्म्स होते हैं, रैंक 1 से रैंक 9 तक, और हर रैंक 4 छोटे हिस्सों में बटा होता है, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज और पीक स्टेज। फांग युआन अभी रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था, लेकिन लिकर वर्म की मदद से उसके पास 5% मिडिल स्टेज प्राइमेवल एसेंस हो गया। अगर मुझे 5% मिडिल स्टेज एसेंस बनाना है तो मुझे 20% इनिशियल स्टेज एसेंस खर्च करना होगा, और अगर मैं पूरा 44% सी को बदलना चाहूँ तो लगभग 180% एसेंस चाहिए। इसे जल्दी पूरा करने के लिए मुझे प्राइमेवल स्टोन्स का सहारा लेना होगा। ऐसा सोचते हुए फांग युआन ने अपनी आंखें खोलीं और थैले से एक प्राइमेवल स्टोन निकाला। ये बत्तख के अंडे जितना बड़ा, अंडाकार और पारदर्शी धूसर पत्थर था। जैसे जैसे इसमें का एसेंस खत्म होता जाता, ये पत्थर सिकुड़ता जाता। उसने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और उसके अंदर का प्राकृतिक एसेंस खींचने लगा। उसके एपर्चर का सी धीरे धीरे फिर से भरने लगा। प्राइमेवल स्टोन इसी काम के लिए होता है। फांग युआन जरा भी कंजूसी करने वाला नहीं था। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, न दोस्त हैं, न परिवार का समर्थन, इसलिए मुझे लूट और धमकी पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आज बस पहला दिन था। आगे से हर हफ्ते जब अकेडमी से भत्ता मिलेगा, मैं फिर से गेट पर खड़ा होकर सबको रोकूंगा। केवल एक बार लूटने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। गू मास्टर की कल्टीवेशन में सबसे दुर्लभ चीज़ प्राइमेवल स्टोन है, और जहां तक नतीजों की बात है, मुझे जरा भी फिक्र नहीं। यह दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो स्कूल्स लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई ही मुख्य विषय है।
चाहे गू मास्टर हो या आम इंसान, सबको सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। कभी जंगली बीस्ट से, कभी मौसम से, कभी रिसोर्सेज के लिए दूसरे गू मास्टर्स से। इसीलिए यहाँ लड़ाई को बुरा नहीं माना जाता बल्कि इनकरेज किया जाता है। बचपन से बुढ़ापे तक, छोटे झगड़े से लेकर जान लेने वाले युद्ध तक, यही यहाँ की जिंदगी है। यह दुनिया असीमित है। केवल सदर्न बॉर्डर ही पृथ्वी से 7-8 गुना बड़ा है। माहौल बेहद कठोर है, इसलिए लोग क्लान बनाकर पहाड़ी गांव में रहते हैं। कभी कभी बीस्ट्स हमला कर देते हैं, कभी मौसम खराब हो जाता है। गांव की रक्षा का मुख्य सहारा गू मास्टर्स होते हैं। हर साल लड़ाइयों में लोग मरते हैं। जीवित रहने के लिए मजबूत इरादे चाहिए। हर क्लैन को फाइटर्स चाहिए। फांग युआन की लड़ाई भी सीमा में थी। उसने कभी ठोड़ी पर प्रहार नहीं किया जिससे खोपड़ी टूट सकती थी। उसने पीछे सिर पर भी वार नहीं किया। वो घूंसे या कोहनी से नहीं लड़ता था, बल्कि हथेली से वार करता था। उसने बहुत कम लातें भी मारी। गिरे हुए स्टूडेंट्स ज्यादा घायल नहीं हुए थे, बस हल्की चोटें आईं। फांग युआन खून का प्यासा नहीं था, वो हत्या को बस एक साधन मानता था। हर बार उसका मकसद साफ होता था। जो तरीका जल्दी परिणाम दे वही अपनाता था। बादलों ने चांद की रोशनी ढक दी। गुयुए गांव पर साया छा गया। रात के चौकीदार ने खड़खड़ाहट करके सबको बताया, रात गहरी हो चुकी है, आग से सावधान रहो, बीस्ट से बचाव करो और बाहर के गू मास्टर्स से भी सावधान रहो। गांव में अब भी कई जगह रोशनी थी। ची परिवार के घर में बुजुर्ग गू युए ची लियान अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। रोशनी जगमगा रही थी। ये उच्च पद वाला बुजुर्ग अपने पोते गू युए ची चेंग से कोमल आवाज में बोला, सुना है आज तुम्हें फांग युआन ने पीटा। गू युए ची चेंग की दाहिनी आंख काली हो गई थी। वो गुस्से से बोला, हाँ दादा, वो फांग युआन तो एक मामूली सी ग्रेड है, फिर भी उसने इतनी घमंडी हरकत की। उसने हमें सबको दरवाजे पर रोक लिया, सहपाठियों की दोस्ती की परवाह नहीं की और हमसे प्राइमीवल स्टोन्स छीन लिए। और एकेडमी ने भी सब अनदेखा किया। केवल जब फांग युआन चला गया तभी पहरेदार आए। दादा, इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन गू युए ची लियान ने सिर हिला दिया। ये तुम्हारे और तुम्हारे साथियों का मामला है। तुमसे एक स्टोन छीन लिया गया और तुम ज्यादा घायल भी नहीं हुए। दादा बिना वजह दखल नहीं दे सकता, और अगर तुम बुरी तरह घायल भी होते तब भी मैं सामने से मदद नहीं करता। जानते हो क्यों? गू युए ची चेंग हक्का बक्का रह गया। काफी देर सोचकर बोला, दादा, शायद आप चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत पर भरोसा करूं। तुमने आधा समझा, गू युए ची लियान ने कहा। याद रखो, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ची परिवार की छवि हो। बरसों से हमारा मोह परिवार से टकराव रहा है। तुम्हारा हर काम ची परिवार का भविष्य दिखाएगा। दादा पर्दे के पीछे मदद कर सकता है, लेकिन सामने से तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर दिखना होगा, वरना हमारे समर्थक एल्डर्स उम्मीद छोड़ देंगे। इसीलिए दादा ने तुम्हें बी ग्रेड टैलेंट दिखाने के लिए धोखा भी दिलाया। हमारे परिवार को एक मजबूत सक्सेसर चाहिए। गू युए ची चेंग की आंखें खुल गईं। दादा, अब मैं समझ गया। गू युए ची लियान ने कहा, केवल समझना काफी नहीं है, मेहनत भी करनी होगी। फांग युआन तो बस छोटी परेशानी है। अब तुम्हें पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स में मेहनत करनी होगी। जल्द से जल्द मिडिल स्टेज तक पहुंचना होगा। अगर तुम क्लास मॉनिटर का पद जीत लो तो ये हमारे परिवार के लिए बड़ा गर्व होगा। ठीक है दादा, गू युए ची चेंग ने जोर से कहा। हाँ, यही जज्बा होना चाहिए। पोते, मेहनत करो, मैं भी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। उसी वक्त किसी और जगह पर फांग झेंग सीधा खड़ा था। उसकी आवाज में इज्जत और एहतियात था। उसने कहा, ऑनरी फादर और मदर, बस यही सब हुआ था। हाल में फांग युआन के अंकल गू युए डोंग तू और उनकी वाइफ बड़ी पीठ वाली कुर्सी पर बैठे थे। दोनों के माथे पर शिकन थी। आंटी दांत भींचते हुए बोली। उनके मन में फांग झेंग के लिए तो बेइंसाफी का गुस्सा था, लेकिन अंदर से उन्हें मजा भी आ रहा था। उन्होंने कहा, फांग युआन वो हरामी लड़का, दूसरों से वसूली करना एक बात है, लेकिन अपने छोटे ब्रदर को भी नहीं छोड़ा। कितना पत्थर दिल और बेरहम निकला। लेकिन इस बार उसने इतनी बड़ी गलती की है कि मुझे एक्सपेक्ट है उसे जल्दी ही एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। बस करो, ज्यादा मत बोलो, अंकल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और फांग झेंग की तरफ देखा। तुमसे तो बस एक प्राइमीवल स्टोन छिना है, चिंता मत करो। खजाने में जाओ और एक पत्थर ले लो। अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। जाकर कल्टीवेशन में मेहनत करो। तुम्हारी ग्रेड की प्रतिभा है। पहला मिडिल स्टेज गू मास्टर बनने का बड़ा पॉसिबल मौका है। इसे बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम्हारी मदर और मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सबसे आगे निकलो। जी फादर, जी मदर, बेटा इजाजत चाहता है। फांग झेंग दिल में घबराहट लेकर वहां से निकल गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा, बड़े ब्रदर ने आज एकेडमी के गेट पर सारे स्टूडेंट्स को लूट लिया, इतना बड़ा बवाल मचा दिया है। मुझे डर है कि सच में उसे निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या मुझे उसके लिए प्लीड करना चाहिए? उसके दिमाग में दो आवाजें गूंज उठीं। पहली आवाज बोली, नहीं, उसके लिए प्लीड करने की जरूरत नहीं। उसने तुम्हारा प्राइमीवल स्टोन भी छीन लिया, जबकि तुम उसका छोटा ब्रदर हो। अगर उसे निकाला गया तो ये उसी की गलती है। अगर हेवन कोई गुनाह करे तो माफ हो सकता है, लेकिन जो खुद गुनाह करे वो मरने लायक है। दूसरी आवाज बोली, लेकिन वो तुम्हारा बड़ा ब्रदर है, वही चेहरा, वही खून। खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है।
ठीक है, मान लो तुम उसे अपना भाई नहीं मानते, फिर भी तुम्हें उसके लिए प्लीड करना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें बेरहम और नालायक समझेंगे। जब फांग जिंग हाल से बाहर निकला, आंटी खुशी से बोली, पति, हमने फांग युआन का खर्चा बंद कर दिया था। ये कमीना बच्चा आखिरकार बर्दाश्त न कर पाया और इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अकेडमी के गेट को रोककर सबके सामने लड़ाई करना, ऊपर से वसूली करना, ये तो अकेडमी एल्डर को खुली चुनौती देना है। मैं कहती हूं कि अब उसके निकाले जाने का समय बहुत करीब है। लेकिन अंकल ने सिर हिला दिया। तुम सब कुछ बहुत आसान समझ रही हो। फांग युआन को नहीं निकाला जाएगा, बल्कि हो सकता है उसे कोई सजा भी ना मिले। आंटी हैरान रह गई। अंकल ने ठंडी हंसी छोड़ी। लड़ाई झगड़े को यहां रोका नहीं जाता, बल्कि एनकरेज किया जाता है। बस शर्त है कि नतीजे बहुत भारी ना हो। क्या किसी स्टूडेंट की जान गई? आंटी फिर भी नहीं मानी। पति, आपको कैसे पता कि कोई घायल नहीं हुआ? लड़ाई में हादसे तो हो ही जाते हैं। अंकल ने कुर्सी पर टिककर आंखें मूंद लीं। औरत, तुम सच में भोली हो। तुम्हें लगता है एकेडमी एल्डर सिर्फ दिखावे के लिए है? गार्ड्स कब आए थे? आखिरी वक्त पर। इसका मतलब है कि पूरा मंजर उनके काबू में था। अगर किसी को गहरी चोट लगती तो वो बहुत पहले दौड़ आते, आखिरी में नहीं। तुम गू मास्टर नहीं हो, इसलिए समझ नहीं पाओगी। अकेडमी में छात्रों के बीच लड़ाई पर रोक नहीं है, बल्कि वो इनकरेज करते हैं। जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतना ही असली बैटलफील्ड में काम आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स तो लड़ाई के बाद पक्के दोस्त भी बन जाते हैं। एल्डर्स इस पर कोई एतराज नहीं करेंगे। यह यहाँ की आदत है। अगर कोई अपने बच्चे की तरफ से बीच में टांग अड़ाए तो ये नियम तोड़ना होगा। आंटी स्तब्ध होकर सुनती रहीं और फिर नाखुश होकर बोलीं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा फांग युआन को, जिसने इतने प्राइमीवल स्टोन्स लूट लिए। ऐसे ढेर सारे प्राइमीवल स्टोन्स उसके कल्टीवेशन में बहुत मदद करेंगे। अंकल ने आंखें खोली, चेहरा भारी हो गया। और क्या कर सकते हैं? क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद जाकर उससे सारे प्राइमीवल स्टोन्स छीन लूं? लेकिन हाँ, ये बात हमारे काम आ सकती है। फांग युआन ने अपने ही ब्रदर फांग जेंग को लूट लिया, यही उसके पतन की कुंजी है। फांग जेंग ए ग्रेड का टैलेंट है। वो एक दिन जरूर फांग युआन से ज्यादा मजबूत होगा। हम इसी बात का इस्तेमाल करेंगे। फांग जेंग को फांग युआन से दूर करेंगे और अपने लिए काम में लाएंगे। और इस तरह 3 दिन गुजर गए। फांग युआन के लूट और वसूली वाले मामले ने न तो ज्यादा फैलाव लिया और न ही बड़ा रूप धरा। धीरे धीरे सब शांत हो गया। कोई एल्डर नियम तोड़कर उसे सजा देने नहीं आया और अकेडमी एल्डर ने भी जानकर अनजान बनना ही सही समझा। हालांकि इस बीच 2-3 टीनेजर्स ने अपने प्राइमीवल स्टोन्स छीने जाने का बदला लेना चाहा और उन्होंने फांग युआन को चुनौती दी। लेकिन फांग युआन ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद सबको साफ हो गया कि अगर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस न की तो कभी फांग युआन को नहीं हरा पाएंगे। उन टीनेजर्स में अचानक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए जबरदस्त जोश उमड़ पड़ा। मार्शल आर्ट्स के इंस्ट्रक्टर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कभी स्टूडेंट्स को इतना डेडिकेटेड और उत्साही नहीं देखा था। पहले जब वो पढ़ाता था तो सब ऊब कर जम्हाई लेते रहते थे, लेकिन अब तो सब चमकती आंखों से उससे सलाह लेने आते थे। अकेडमी एल्डर खुद भी हालचाल लेने आए। मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर ने बड़े उत्साह से बताया, स्टूडेंट्स में अप्रत्याशित जोश दिख रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। बस उनमें से एक फांग युआन नाम का स्टूडेंट है जो अब भी आलसी है। अकेडमी एल्डर हंस दिए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, यही स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स में ये बदलाव लाने का कारण है। इंस्ट्रक्टर हैरान रह गया। लेकिन बदलाव यहीं तक नहीं था। उस घटना के बाद फांग युआन बिना शक पूरे स्टूडेंट्स का दुश्मन बन गया। सब उसके खिलाफ हो गए और वो अकेला पड़ गया। अब कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसे नमस्ते तक नहीं कहता। बाकी सब युवा पूरे दमखम से चुपके चुपके बेसिक टेक्निक्स का अभ्यास करने लगे। अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की हिम्मत और उम्मीद से भरे उन्होंने ठान लिया कि अपनी इज्जत उन्हें खुद ही वापस लानी है। ऊपरी सन्नाटे के नीचे अंदर ही अंदर हलचल तेज थी। 4 दिन और गुजर गए। अकेडमी एल्डर ने फिर से प्राइमीवल स्टोन्स का अलाउंस बांटा और यही फांग युआन के दोबारा हरकत करने का वक्त था। फांग युआन, एक बार लूटना काफी नहीं था क्या? अब फिर से हमारे प्राइमीवल स्टोन्स छीनने आया है? स्टूडेंट्स गुस्से और हैरत से चिल्लाए क्योंकि फांग युआन फिर से गेट पर खड़ा हो गया था। फांग युआन गेट के बीचों बीच खड़ा था, हाथ पीछे बंधे, चेहरा ठंडा और आवाज सीधी। बोला, एक प्राइमीवल स्टोन दो और मार खाने से बच जाओगे। फांग युआन, अब तेरी बदमाशी हद से बाहर हो गई। मैं तुझे चुनौती देता हूं। गु युए मो बेई गुस्से से दहाड़ा और सबसे आगे आ गया। फांग युआन ने हल्की भौं उठाई। मो बेई ने मुट्ठी उठाई और झपट पड़ा। कुछ ही चालों के बाद वो जमीन पर बेहोश हो गया। मो बेई, तू तो निकला बिल्कुल निकम्मा। अब देख मैं दिखाता हूं। गु युएची चेंग चिल्लाया और फांग युआन की तरफ दौड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भी हाल वही हुआ। फांग युआन का बैटल एक्सपीरियंस उन सबसे लाख गुना ज्यादा था। भले ही उसने अभी कल्टीवेशन शुरू ही किया था, लेकिन हर वार का सही इस्तेमाल करता था। और ये छात्र अभी सीखने की शुरुआत में ही थे। अगर सब मिलकर हमला करते तो शायद थोड़ी मुश्किल खड़ी कर पाते, लेकिन एक एक करके आते तो फांग युआन के लिए ये पहले से भी आसान था। 15 मिनट बाद फांग युआन आराम से चलता हुआ निकल गया।
उसकी थैली फूली हुई थी और पीछे जमीन पर पड़े स्टूडेंट्स करा रहे थे। कुछ बेहोश पड़े थे, कुछ पेट पकड़कर तो कुछ कमर पकड़कर दर्द से चिल्ला रहे थे। भाइयों, चलो जल्दी से मैदान साफ करो, गार्ड्स चिल्लाए और सब दौड़ पड़े। मैंने 7 दिन लगातार बेसिक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, लेकिन सोचो तो सही, फैंग युआन के सिर्फ 2 बार ही झेल पाया और उसके बाद बेहोश हो गया। ये कितनी बड़ी शर्म है, माफ करने लायक नहीं। गुयू मो बेई ने गुस्से और अफसोस से भरे स्वर में कहा। परिवार के बाग में वो लकड़ी के पुतले के सामने खड़ा होकर घूंसे और लाते चला रहा था और हर वार की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से हंसती हुई आवाज आई, छोटे भाई, क्या तुझे इस पुतले से कोई गहरी दुश्मनी है? इतना गुस्सा क्यों उतार रहा है? जानी पहचानी आवाज सुनकर मोबे थोड़ी राहत महसूस करता है और अपने वार रोक देता है। सिर घुमाकर कहता है, बहन, तुम लौट आई। हाँ, परिवार की काउंसिल ने मुझे जांच पर भेजा था, 10 दिन से भी ज्यादा लगे। गुयू मो यान ने हंसते हुए जवाब दिया। वो मोबे की सगी बहन थी और एक रैंक 2 मिडिल स्टेज गू मास्टर थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने तेज निगाहों से मोबे को देखा। भाई, ये तेरे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? किसने तुझे सताया? अरे कुछ नहीं, मैं गलती से गिर पड़ा था। मोबे के चेहरे पर घबराहट की हल्की झलक आई और उसने झूठा बहाना बना लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को ये शर्मनाक सच पता चले कि मो परिवार का भविष्य, वारिस और परिवार प्रमुख का सबसे प्यारा पोता लगातार 2 बार लड़ाई में जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मगर अच्छी बात यह थी कि सिर्फ वही अकेला बदनसीब नहीं था, और भी कई लोग पिटे थे। अच्छा, तो आगे से सावधान रहना। रही बात तेरे कॉम्बैट ट्रेनिंग की, तो ये तरीका ठीक नहीं। तेरे पास अभी कोई गू नहीं है जो तेरी रक्षा कर सके, इसलिए मोटे तौलिए लपेटकर अभ्यास कर। इससे तेरे हाथ पांव चोटिल होने से बचेंगे, मो यान ने समझा कर कहा और वहां से चली गई। युवा मिस, नमस्ते। युवा मिस, शुभ प्रभात। युवा मिस, वापस आ गई, प्रणाम युवा मिस। मो यान तेज कदमों से ठंडी शक्ल लिए चल रही थी और जिन नौकरों से उसका सामना हुआ, सभी ने झुककर उसका अभिवादन किया। वो सीधी स्टडी रूम की ओर गई, बिना किसी इजाजत के दरवाजा धकेलकर अंदर चली गई। कमरे में गु युए मो चेन अपनी पीठ फेरकर कैलीग्राफी आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। तुम लौट आई? मो चेन ने बिना मुड़े सीधे पूछा। आधा महीना जांच करने के बाद भेड़ियों के बिल की स्थिति क्या है? दादाजी, आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूं? मो यान चौंक कर बोली। हूफ, पूरे परिवार में सिर्फ तुम ही हो जो बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में घुस आती हो, और कौन हो सकता है सिवाय मेरी प्यारी पोती के? गु युए मो चेन ने हल्का डांटते हुए कहा, मगर उनके चेहरे पर चिंता और अपनापन साफ झलक रहा था। मो यान ने मुंह बिचकाकर कहा, दादाजी, आप वास्तव में छोटे भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, मगर क्योंकि वो भविष्य का परिवार प्रमुख है, आप उस पर सख्ती बरतते हो ताकि बाकी लोग आपकी चिंता महसूस न कर सकें। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादाजी, छोटे भाई को मारा गया? मैंने उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ा। गु युए मो चेन का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने ब्रश रखकर बैठते हुए कहा। मो यान ने अनिच्छा से रिपोर्ट दी, भेड़ियों का बिल लगभग भर चुका है। उनकी ब्रीडिंग स्पीड को देखकर कहा जा सकता है कि इस साल आउटब्रेक नहीं होगा, मगर अगले साल जरूर वुल्फ टाइड आएगा। गु युए मो चेन ने फिर पूछा, आमतौर पर हर 3 साल में आउटब्रेक होता है, इसमें हैरानी की बात नहीं, लेकिन उस झुंड में कितने थंडर क्राउन वुल्व्स हैं? लगभग 3। गु युए मो चेन ने सिर हिलाया और राहत महसूस की। थंडर क्राउन वुल्व्स झुंड के सरदार होते हैं और आउटब्रेक के समय सबसे मुश्किल साबित होते हैं। 3 कोई बड़ी संख्या नहीं थी, क्योंकि किंग माओ माउंटेन पर 3 क्लान गांव थे। हर गांव एक एक भेड़िए को संभाल सकता था, तो दबाव काफी कम हो जाएगा। दादाजी, आपने अभी तक छोटे भाई की बात नहीं बताई, मो यान ने फिर जोर दिया। कुछ छुपाने लायक नहीं है, उसे मारा गया, पहली बार 7 दिन पहले और दूसरी बार आज। ये सब अकेडमी के गेट पर हुआ और दोनों बार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। गु युए मो चेन ने हंसते हुए कहा, कौन है जिसने मेरे छोटे भाई को बेहाल कर दिया? मो यान की आंखें फैल गईं। वो उसका सहपाठी फैंग युआन है, उसकी लड़ाई की कला बहुत उम्दा है। गु युए मो चेन हल्का मुस्कुराए। मो यान की आंखें और बड़ी हो गईं और वो हैरानी से बोली, दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वो तो आपका अपना खून है, असली पोता। गु युए मो चेन ने गहराई से पोती को देखते हुए कहा, मो यान मेरी बच्ची, तुम लड़की हो, इसलिए शायद न समझो, हार और अपमान ही सुधार का ईंधन होते हैं। असफलता के बिना कोई कभी सच्चा परिपक्व आदमी नहीं बन सकता। मो बे हारा, ये उसकी अपनी कमजोरी है। जब वो होश में आएगा तो वो शिक्षकों से फाइटिंग टेक्निक सीखेगा। ये सुधार की निशानी है, और ये सुधार उसी फैंग युआन की वजह से है जिसने उसे सच्चाई का एहसास कराया। अगर तुम अपनी बहन होने के नाते वास्तव में अपने भाई की रक्षा करना चाहती हो तो उसके विकास में दखल मत दो। फैंग युआन तो बस एक C ग्रेड प्रतिभा वाला लड़का है, जबकि मो बे B ग्रेड है। हमारे सहारे वो आगे जाकर फैंग युआन को पछाड़ देगा और उसे धूल चटा देगा। ये प्रतिद्वंदी मो बे के लिए छोड़ दो। औरत की जिंदगी में परिवार और साथी जरूरी हैं,
मगर आदमी के लिए परिवार जरूरी नहीं, उसका असली सहारा होता है एक प्रतिद्वंदी। इसलिए फैंग युआन से झगड़ा मत करना, यह युवाओं का मामला है। अगर तुम बीच में पड़ी तो इसे दबंगई माना जाएगा और हमारे मो परिवार की बदनामी होगी। मो यान निरुत्तर रह गई, मगर दादाजी की सख्त नजरों के नीचे आखिरकार सिर झुका दिया। जी दादाजी, आपकी पोती समझ गई। वो लड़खड़ाते कदमों से स्टडी रूम से बाहर निकली, लेकिन यहां तक कि गु युए मो चैन भी ये न देख पाए कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दादाजी, ये आपका तरीका है पोते को प्यार करने का, और मैं मो यान अपने तरीके अपनाऊंगी। उसके दिल में अलग इरादे बन चुके थे। इधर सराय के डाइनिंग रूम में कई मेजों पर लोग बैठे खाना खा रहे थे। माहौल काफी चहल पहल वाला था। एक दो नौकर तेजी से पकवान परोसते और मेज से मेज तक भाग दौड़ कर रहे थे। खिड़की के पास वाली मेज पर फांग युआन बैठा था। उसने कुछ पकवान मंगवाए और आराम से खाते हुए बाहर खिड़की से देख रहा था। बाहर सूरज ढल रहा था। आकाश आग की तरह चमक रहा था, जैसे धीरे धीरे जलकर खत्म हो रहा हो। आधा सूरज ढल चुका था। वो धरती को देखता हुआ बिछड़ने की कसक महसूस करा रहा था। उसकी लालिमा मानो अलविदा कहने की अनिच्छा। पहाड़ की ऊंचाई पर रात उतर चुकी थी। पास की गलियों में लोग घर लौट रहे थे। कोई नंगे पांव था, कोई कीचड़ से भरा किसान, कोई जड़ी बूटी चुनने वाला, कोई शिकारी जिसके हाथ में पहाड़ी मुर्गा या जंगली सुअर थे, और कोई गू मास्टर्स थे। वे नीले कपड़े पहने थे, साफ सुथरे और चुस्त दिखते थे। उनके सिर पर पट्टी और कमर पर बेल्ट थी। बेल्ट का भी खास मतलब था। रैंक के गू मास्टर्स नीली बेल्ट पहनते थे, जिस पर आगे की तरफ कांसे की पट्टी लगी होती और उस पर 1 अंक लिखा होता। रैंक 2 गू मास्टर्स लाल बेल्ट पहनते थे और उनके स्टील के पट्टे पर 2 अंक अंकित होता। खिड़की के पास बैठे फैंग युआन ने देखा कि सड़क पर 6-7 रैंक 1 गू मास्टर्स थे, ज्यादातर जवान लड़के। एक रैंक 2 गू मास्टर भी था, जो मध्यम आयु का आदमी था। जहां तक रैंक 3 गू मास्टर्स की बात थी, वे परिवार के एल्डर्स होते थे, और रैंक 4 परिवार के मुखिया यानी गांव के मालिक। रैंक 5 गू मास्टर्स शायद ही दिखाई देते थे। पूरे गुयुए क्लान के इतिहास में सिर्फ फर्स्ट जनरेशन क्लान हेड और 4th जनरेशन क्लान हेड ही उस स्तर तक पहुंचे थे। असल में किसी क्लान की ताकत जानना बहुत आसान है। बस गांव में किसी जगह बैठो और कुछ घंटे लोगों को देखो। जितने रैंक 1 और रैंक 2 गू मास्टर्स मिले, उसी से उनकी ताकत और दौलत का अंदाजा हो जाता है। फांग युआन ने अपने 500 साल के अनुभव से निष्कर्ष निकाला। गुयुए गांव को ही देख लो। 20 लोगों में से 6 गू मास्टर्स थे, और इनमें 50% संभावना होती थी कि कोई रैंक 2 का भी होगा। यही ताकत और पूंजी के दम पर गुयुए क्लान ने चिंग माओ माउंटेन के बेहतरीन संसाधनों पर कब्जा जमाया हुआ था। मगर पहाड़ तो बस सदर्न बॉर्डर का एक छोटा कोना था। गुयुए क्लान को बस मध्यम निचले स्तर का क्लान माना जा सकता था। मैंने अभी कल्टीवेशन शुरू ही किया है और रैंक 1 के शुरुआती स्टेज पर हूं। मुझे तो सदर्न बॉर्डर घूमने का हक भी नहीं। कम से कम रैंक 3 कल्टीवेशन हासिल करनी होगी, तभी मैं इस दुनिया में और आगे बढ़ पाऊंगा। फैंग युआन ने खाते खाते गहरी सांस ली। कुइंग माओ माउंटेन उसके इरादों के लिए बहुत छोटा था। वो यहां से निकलने का पक्का निश्चय कर चुका था। हा गुयुश अपनी मीन युआन, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। तभी एक मध्यम आयु का आदमी हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा। फांग युआन ने हल्का सा सिर घुमाया और देखा कि एक पीली त्वचा वाला, लटके हुए भौहों वाला, मगर बहुत ताकतवर और मांसल शरीर वाला आदमी आ रहा है। वो बड़े कदमों से फैंग युआन के पास आया, हाथ सीने पर बांधे और उसे घूरते हुए खड़ा हो गया। उसकी निगाहों में हल्की दुश्मनी झलक रही थी। फांग युआन, तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, जानता है। हाँ, तूने हमारे मो परिवार के छोटे मालिक को मारा है, और अब हमारी यंग मिस खुद तुझसे हिसाब चुकाने आई है। वो आदमी बार बार हंसते हुए बोला और फांग युआन को ऊपर नीचे घूरते हुए धमकी भरा दबाव बना रहा था। अगर कोई साधारण आदमी उस मध्यम आयु के आदमी की तरफ से घूरा जाता तो उसके दिल में डर पैदा हो ही जाता। लेकिन फैंग युआन ने बस एक नज़र डाली और फिर अपनी खाने की थाली में ध्यान लगा लिया, जैसे कि वो आदमी उसके लिए मौजूद ही ना हो। वो कौन है? उसने तो नौकर जैसे कपड़े पहने हैं, और वो तो गू मास्टर भी नहीं है। फिर ये किस हिम्मत से यंग मास्टर फैंग युआन से सवाल जवाब कर रहा है? सराय का एक नौकर कोने में छिपकर बुदबुदाया। उसे लगा कि मामला बिगड़ सकता है। ये तो लोमड़ी की तरह है जो बाघ की ताकत उधार लेकर दहाड़ रहा है। मुंह परिवार के सहारे ये नौकर इतना शोर मचा रहा है। अगर कोई और साधारण मॉर्टल होता तो कभी भी गू मास्टर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। उसके पास खड़े एक और ने नफरत से कहा। फिर भी एक साधारण मॉर्टल होकर भी ये गू मास्टर को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहा है। ऐसा अनुभव करना शायद इसके लिए बहुत बड़ा मजा होगा। तच, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर गू मास्टर हमेशा ऊंचे और ताकतवर होते हैं। यंग मास्टर फांग युआन तो बस रैंक 1 के शुरुआती स्तर का गू मास्टर है। उसने अभी अभी अपनी वाइटल गू रिफाइन की है। अगर अभी लड़ाई हो जाए तो हो सकता है कि वो इस ताकतवर और मांसल मॉर्टल का मुकाबला भी न कर पाए। उम्मीद करते हैं कि अगर लड़ाई हुई तो हमारे सराय और फर्नीचर को बख्श देंगे। नौकर चाकर आपस में बातें कर रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब बस दूर खड़े होकर देख रहे थे।
अरे तुम्हें तो अब भी खाना खाने का मूड है। जब वो मध्यम आयु का आदमी फेंग युआन को डराने धमकाने में नाकाम रहा तो उसकी आंखों में शक की झलक आ गई। क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? पहले ही लोग यंग मिस को खबर देने जा चुके हैं, वो अभी यहीं आने वाली है। भागने की कोशिश मत करना लड़के, क्योंकि तुम निकल नहीं पाओगे। मेरा काम है कि तुम्हें यहीं रोके रखूं। आगे चलकर तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ेगा। फेंग युआन ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और आराम से खाना खाता रहा। वो मध्यम आयु का नौकर भौहें सिकोड़ने लगा। उसे फेंग युआन के चेहरे पर न घबराहट दिखी, न ही कोई हैरानी। उसे ऐसा लगा कि उसकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो आदमी मो परिवार में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से नौकर था और अपने मालिक का विश्वास जीत चुका था। इतने सालों में उसने गू मास्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया था। उसे मालूम था कि रैंक 1 गू मास्टर्स ज्यादातर अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर होते हैं। लड़ाई में गू वर्म का असली इस्तेमाल डराने के लिए ज्यादा होता है, न कि ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए। खासतौर पर फेंग युआन जैसा नौजवान गू मास्टर जिसने अभी कल्टीवेशन शुरू ही की थी, उसकी शारीरिक ताकत एक पूरे जवान आदमी के सामने कहीं नहीं टिकती। अगर हाथापाई हो गई तो वो जिसने बरसों तक अभ्यास किया है भारी पड़ जाएगा। साथ ही उसे पता था कि फेंग युआन ने अभी बस मूनलाइट गू रिफाइन की है। उससे वो कुछ मून ब्लेड्स छोड़ सकता है जिनसे से ज्यादा हथेली जितने जख्म लग सकते हैं और इंसान को बस थोड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा इस आदमी के पीछे मो परिवार का सहारा था, तो उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। उल्टा वो अपने मालिकों के सामने अपनी वफादारी और कीमत साबित करना चाहता था ताकि उसे और इनाम मिले। लड़के, तू वाकई बड़ा हिम्मती है। अब उसका लहजा बिगड़ गया और उसने अपनी बाजुएं चढ़ा लीं। उसकी बाहें मोटी, नसों से उभरी हुई और दाग धब्बों से भरी थीं, इतनी मोटी कि फेंग युआन की टांगों से भी चौड़ी लग रही थीं। सराय के नौकर सहमे सहमे देख रहे थे। कुछ ग्राहक तो बिल चुकाकर सराय से निकल भी गए ताकि मुसीबत से दूर रहें। फेंग युआन मिल गया। अचानक दरवाजे से एक गर्वीली ऊंची महिला आवाज गूंजी। मो यान बड़े बड़े कदम रखती हुई अंदर आई। उसके पीछे कई परिवार के नौकर भी थे। उसकी कदकाठी अच्छी थी, थोड़ी लंबी और बदन में सही सही नक्श थे, मगर उसका लंबा चेहरा जो मो खून की विरासत थी उसकी सुंदरता को बहुत घटा देता था। इस वजह से वो बस मध्यम से थोड़ी अच्छी शक्ल सूरत वाली मानी जाती थी। वो गहरे नीले रंग की वर्दी में थी और कमर पर लाल बेल्ट कसी थी जिस पर चौकोर इस्पात की पट्टी लगी थी। उस पट्टी पर 2 खुदा हुआ था। वो अभी हाल ही में एक क्लैन मिशन से लौटी थी, इसीलिए उसके शरीर पर कठिनाई और थकान के निशान अब भी मौजूद थे। इन सब बातों ने मिलकर उसके आसपास एक दबदबा और डर का माहौल बना दिया था। जैसे ही वो सराय में दाखिल हुई, पूरा माहौल खामोश हो गया। आपकी दासी आपको प्रणाम करती है यंग मिस। उस मध्यम आयु के आदमी ने मो यान को देखते ही पूरा रवैया बदल डाला। हंसी दबाकर उसने घुटनों के बल झुककर उसे प्रणाम किया। ये देखकर सराय के नौकर हैरानी से मुंह खोले रह गए। वो ताकतवर और भारी भरकम शरीर वाला आदमी अब इस तरह झुककर गिड़गिड़ा रहा था, ये देखकर अजीब लगता था। मगर किसी ने हंसी उड़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये सब मो यान की ताकत और दबदबे का सबूत था। कुछ नौकरों को फेंग युआन की चिंता होने लगी, क्योंकि वो उनका बड़ा ग्राहक था। अगर उसके साथ कुछ हो गया और वो सराय आना बंद कर दिया तो उनका बड़ा नुकसान होगा। कई लोग तो मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि फेंग युआन मान जाए, वरना अगर लड़ाई छिड़ गई और सराय टूट फूट गई तो और बुरा होगा। मो यान ने गाओ वान की तरफ देखा भी नहीं, उसकी नजरें सीधी फेंग युआन पर जमी थीं। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर गरजती आवाज में कहा, तो तुम ही हो फेंग युआन? बड़े मजे से खाना खा रहे हो। हे, क्या तुमने कभी मुट्ठी का स्वाद चखा है? मैं तुम्हें चखाऊंगी, शायद खाने से भी स्वादिष्ट लगे। हालांकि उसने ये कहा, मगर अभी हाथ नहीं उठाया। फेंग युआन का शांत और ढीठ बर्ताव उसे अजीब लग रहा था। क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट सहारा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आने से पहले मैंने जानकारी ली थी। इस फेंग युआन का बस एक अंकल और आंट हैं, दोनों इसे नापसंद करते हैं। इसके माँ बाप मर चुके हैं और इसे घर से निकाल भी दिया गया है। इसकी सी रैंक प्रतिभा है, तो इसके पीछे कोई ताकतवर सहारा कैसे होगा? मो यान ने मन ही मन सोचा। फिर भी मामला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। उसने और परखने का निश्चय किया। फेंग युआन ने आंखें मिचमिचाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं गो युए फेंग युआन हूं? मो यान कुछ पल को हैरान रह गए, फिर उसने गाओ वान की तरफ देखा। वो अभी अभी खड़ा हुआ था, मगर ये सुनते ही फिर से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके माथे पर पसीना बहने लगा और हकलाते हुए बोला, मालिक, आपकी दासी, आपकी दासी। उनके पास फेंग युआन की तस्वीर थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि फेंग युआन और फेंग जेंग जुड़वा भाई हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अरे, इसलिए तो ये डर नहीं रहा था। ये तो असल में फेंग झेंग है, फेंग युआन नहीं। मो यान के नौकर मन ही मन अंदाजा लगाने लगे। फेंग युआन की बराबरी फेंग झेंग से नहीं हो सकती। पहला तो बस सी रैंक का अकेला लड़का है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, मगर फेंग झेंग ए रैंक का है और अवेकनिंग सेरेमनी में उसे क्लान हेड की टोली में शामिल कर लिया गया था। अगर सब सही चला तो उसका भविष्य उज्जवल है।
गाओ वान से ठीक जवाब न मिलने पर मो यान और ज्यादा असमंजस में पड़ गई। अब इस वक्त फैंग युआन की पहचान सिर्फ सराय के नौकरों को मालूम थी, मगर वो दोनों तरफ से किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे, इसलिए सब चुप्पी साधे रहे। फैंग युआन खाना खाकर संतुष्ट हो चुका था। वो उठ खड़ा हुआ और हल्की नजर डालते हुए बोला, तुम्हें फैंग युआन चाहिए? चलो मैं तुम्हें स्कूल हॉस्टल ले चलता हूँ, वहीं मिल जाएगा। अगर ये वाकई फैंग जेंग है तो मैं इसे नाराज नहीं करना चाहती, मगर भले ही ये सचमुच फैंग युआन ही क्यों न हो, मैं इसके साथ साथ रहूंगी। मुझे डर नहीं कि ये फैंग जेंग का नाम लेकर धोखा दे सकेगा। मो यान ने तुरंत मन ही मन निर्णय लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल हॉस्टल चलती हूँ, आगे बढ़ो। मो यान ने रास्ता छोड़ते हुए हाथ से इशारा किया। फैंग युआन बेफिक्र हंसी के साथ आगे बढ़ गया। मो यान उसके पीछे पीछे चली और उसके नौकर पीछे रहे। हाय, बच गए, आखिरकार निकल गए। अब लड़ें या मरे, हमारे सराय का क्या लेना देना। सराय के नौकरों ने राहत की सांस ली और सीना थपथपाया। ये टोली स्कूल हॉस्टल पहुंच गई। रुको, यहीं ठहरो, स्कूल हॉस्टल में सिर्फ हमारे क्लैन के गू मास्टर्स ही आ जा सकते हैं। दरवाजे पर पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। बदमाश, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? कैसे हिम्मत हुई मुझे रोकने की? मो यान गरज उठी। हम कैसे रोक सकते हैं? पहरेदार घबराकर बोले। यंग मिस मो यान, ये पहरेदार आपका बहुत आदर करते हैं, मगर क्लैन के नियम पक्के हैं। तो चलिए ये करें, आप बस एक नौकर को साथ ले जा सकती हैं, इससे ज्यादा हम छूट नहीं दे सकते, एक बुजुर्ग पहरेदार ने विनम्रता से कहा। मो यान ने जीभ दबाई। दिल में गुस्सा भरा था, मगर क्लैन के नियम के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। मो परिवार समृद्ध था और उनके बहुत दुश्मन भी थे। ची परिवार भी था और क्लैन हेड का गुट भी मो परिवार पर निगाह रखता था। बाकी सब यहीं रुके। गाओवान मेरे साथ चलेगा, सोचकर मो यान ने आदेश दिया। गाओवान ने छाती तानकर खुशी से कहा, धन्यवाद यंग मिस, इस मौके के लिए। चलो जूनियर। मो यान ने मुस्कुराकर फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन बिल्कुल बेपरवाह था। वो हॉस्टल के कमरे तक पहुंचा, ताला खोला और दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर बिल्कुल सादा फर्नीचर था और कोई नहीं था। मो यान दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रह गई, फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। जूनियर, अब जरा ठीक से समझाओ, यहाँ कोई नहीं है। फैंग युआन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या मैं कोई नहीं हूँ? मो यान की आंखों में चमक आई, जैसे अचानक सब समझ गई हो। मैं गुये फैंग युआन को ढूंढ रही हूँ। फैंग युआन हंस पड़ा। अरे, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं गुये फैंग युआन नहीं हूँ। मो यान का चेहरा सिकुड़ गया, फिर अचानक ही उसका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि फैंग युआन ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। तुम कितने हिम्मती हो जो मुझे झूठ बोलने की भी सोच ली। बोलते ही उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर फैंग युआन को पकड़ने की कोशिश की। फैंग युआन वहीं खड़ा रहा, सिर उठाकर हंस पड़ा। मो यान, सोच लो अच्छे से। मो यान के हाथ की हरकत रुक गई। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, हाथ बीच में रुक गया और चेहरे पर झिझक और झुंझलाहट दोनों झलक गई। परिवार के नियम थे। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षा मिली हुई थी और कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसकर किसी छात्र को पकड़ नहीं सकता था। मो यान बस चाहती थी कि फैंग युआन को सबक सिखाए, उसे थोड़ा कष्ट दे, लेकिन नियम तोड़कर सजा भुगतने का खतरा उठाना उसे मंजूर नहीं था। अगर सिर्फ मैं ही नियम तोड़ती तो ठीक था, लेकिन अगर इसका असर परिवार और दादाजी की इज्जत पर पड़ा तो। ये सोचते ही उसने मन मारकर हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अगर उसकी नज़र आग में बदल सकती तो उसी पल फैंग युआन राख हो जाता। फैंग युआन मुस्कुराया और हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। मैंने कहा था तुम्हें फैंग युआन तक ले जाऊंगा, और देखो अब तुम मुझे यहीं पा रही हो। अब शायद तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने को है। वो घर के अंदर खड़ा था और मो यान बाहर। बस एक कदम का फासला था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी मानो पूरब और पश्चिम जितनी हो चुकी थी। हे, फैंग युआन, तुमने तो क्लैन के नियमों को अच्छे से पढ़ लिया है। मो यान ने गुस्सा दबाकर तिरछी मुस्कान दी, फिर बोली, लेकिन अफसोस, इन नियमों का सहारा लेने से तुम बस वक्त टाल रहे हो। आखिर तुम हमेशा के लिए इस कमरे में छिपकर तो नहीं रह सकते। देखते हैं कब तक छुपे रहते हो। फैंग युआन ने हंसकर उसकी ओर तिरस्कार से देखा। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कब तक मेरा पीछा कर सकती हो। वैसे देर हो गई है, मेरे पास तो बिस्तर है, पर तुम्हारा क्या? अगर मैं कल कक्षा में नहीं पहुंचा और एल्डर्स ने जांच शुरू की तो बताओ, मैं क्या कहूंगा? मो यान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उंगली से फैंग युआन की ओर इशारा किया और खुद को रोकते हुए बोली, क्या सच में सोचते हो कि मैं अंदर आकर तुझे पकड़ नहीं सकती? फैंग युआन ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखें गहरे अंधकार जैसी और आवाज़ में पूरा आत्मविश्वास। उसने मो यान को ललकारा, तो आकर दिखाओ। हे, ये देख मो यान और शांत हो गई। आंखें सिकोड़कर बोली, क्या सच में सोचते हो मैं तेरे उकसावे में आ जाऊंगी? फैंग युआन ने कंधे उचकाए। उसने पहले ही मो यान की प्रकृति पहचान ली थी। अगर वो दरवाज़ा बंद कर देता या आधा बंद करता तो कम से कम 50% संभावना थी कि मो यान जबरदस्ती अंदर घुस आती।
लेकिन जब उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया तो वो और भी सावधान हो गई। अब उसके जबरन अंदर आने की संभावना लगभग खत्म हो गई। 500 साल का अनुभव उसे इंसानों की प्रकृति और उनकी कमजोरियों पर पूरा अधिकार दे चुका था। वो घूमकर भीतर चला गया और अपनी पीठ पूरी तरह से मो यान की ओर कर दी। अगर मो यान अभी हमला करती तो उसे आसानी से पकड़ लेती, लेकिन वो वहीं रुकी रही, मानो दरवाजे पर कोई अदृश्य पहाड़ खड़ा हो। फांग युआन आराम से बिस्तर पर बैठ गया। मो यान ने दांत पीसते हुए उसे घूरा, लेकिन फिर भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। यही तो इंसानों की कमजोरी है, फांग युआन मन ही मन बोला। कभी कभी रुकावट असल में सामने नहीं होती, बल्कि वही बंधन होते हैं जो इंसान खुद अपने ऊपर थोप देता है। कल्टीवेशन के स्तर की तुलना करें तो इस समय वो मो यान के सामने कहीं नहीं टिकता था, लेकिन उसके रैंक 2 कल्टीवेशन के बावजूद वो सिर्फ दरवाजे पर खड़ी रह गई और कुछ कर नहीं सकी। दूरी बस कुछ कदम की थी, दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन उसे रोकने वाला और कोई नहीं, बस वो खुद थी। इंसान ज्ञान की खोज करता है ताकि दुनिया को समझ सके और नियमों को जानकर उनका इस्तेमाल कर सके, लेकिन अगर वही नियम इंसान को बांध दे तो यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इतना सोचकर फांग युआन ने आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना प्राइमीवल सी में डुबो दी। ये फांग युआन तो मेरी आंखों के सामने कल्टीवेशन कर रहा है, ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये देखकर मो यान का सीना गुस्से से जल उठा, मानो खून उगल देगी। वो चाहती थी कि अभी जाकर उसे कुछ मुक्के मार दे, लेकिन कर नहीं सकी। उसके मन में पछतावा आने लगा। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अब न आगे बढ़ सकती थी, न पीछे हट सकती थी। छोड़ देने में बेइज्जती थी, लेकिन टिके रहने में और भी शर्मिंदगी। नौकरों को लेकर आई थी ताकि फांग युआन को सबक सिखा सके, लेकिन मजाक तो उसका खुद का बन गया, खासकर जब उसका सेवक उसकी हालत देख रहा था। धत्त तेरी, ये फांग युआन कितना चालाक है। वो मन ही मन बड़बड़ाई और तरह तरह की गालियां देकर उसे बाहर बुलाने की कोशिश करने लगी। फांग युआन, अगर मर्द है तो बाहर आ। मर्द होकर अपनी करनी से भागता है क्या? डरपोक कहीं का, चुप क्यों है? निकल आ अगर हिम्मत है तो। कायर, रीढ़हीन कचरा। फांग युआन ने कान बंद कर लिए और एक शब्द का जवाब भी नहीं दिया। जितनी गालियां दी उतना ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। खुद को मस्खरा महसूस करने लगी। दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाना बेहद शर्मनाक लग रहा था। ये मुझे पागल कर देगा। आखिरकार उसने हार मान ली। फांग युआन, अभी छुप जा, लेकिन हमेशा नहीं छुप पाएगा। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जाते जाते उसने आदेश दिया, गाओ वान, यहीं खड़े रहकर उस पर नजर रखना। मैं मान ही नहीं सकती कि वो बाहर नहीं निकलेगा। जी यंग मिस। ताकतवर नौकर गाओ वान ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट से भर गया। रात में माउंटेन ठंडी और हवा से भरी थी। पूरी रात पहरा देना आसान नहीं था। स्विश स्विश। प्राइमीवल सी के भीतर ज्वार भाटा उमड़ रहा था। हरा तांबे जैसा प्राइमीवल एसेंस लहरों की तरह उठकर दीवारों से टकरा रहा था। रैंक 1 प्रारंभिक स्टेज के एपर्चर की दीवारें सफ़ेद परत जैसी होती थीं। इस समय हरे एसेंस की लहरें उन पर टकराकर चमकदार छायाएं बना रही थीं। समय बीतता गया और प्राइमीवल सी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा। 44% से गिरकर 12% रह गया। अगर कोई गू मास्टर कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना चाहता है तो उसे प्राइमीवल एसेंस खर्च करके एपर्चर को पोषित करना पड़ता है। प्रारंभिक स्टेज में एपर्चर दीवारें लाइट बैरियर जैसी होती हैं, मिडिल स्टेज में पानी जैसी और अपर स्टेज में पत्थर जैसी। मुझे इनिशियल स्टेज से मिडिल स्टेज में जाने के लिए लाइट बैरियर को पानी की दीवारों में बदलना होगा। 500 साल की यादों ने उसे सब कुछ साफ सिखा दिया था। आंखें खोली तो देर रात हो चुकी थी। आसमान में टेढ़ा चांद था। मूनलाइट पानी जैसी निर्मल चमक बिखेर रही थी। दरवाज़ा खुला था और मूनलाइट भीतर आ रही थी। उसे पृथ्वी की एक कविता याद आई। शांत रात में मैंने अपने बिस्तर के आगे मूनलाइट देखी और सोचा कि शायद जमीन पर ओस जम गई है। रात की ठंडी हवा बह रही थी। फांग युआन के पास कोई गर्मी देने वाला गू नहीं था। 15 साल का शरीर ठंड सह नहीं पाया और वो कांप गया। माउंटेन की रात सचमुच बहुत ठंडी थी। ओ बदमाश, आखिरकार तूने आंखें खोली। कब तक ऐसे कल्टीवेशन करता रहेगा? बाहर आजा, सजा तो तुझे मिलनी ही है। तूने हमारे यंग मास्टर मो बेई को मारा है। यंग मिस तुझे सबक सिखाएगी ही। ये सुनकर गाओ वान की आंखों में चमक आ गई। फांग युआन ने आंखें मींची। लगता था कि रैंक 2 महिला गू मास्टर अब जा चुकी थी। सुनता है कि नहीं बदमाश, बाहर निकल। तेरे पास कमरा और बिस्तर है, पर मैं पूरी रात यहाँ खड़ा ठिठुर रहा हूँ। अगर अब बाहर नहीं आया तो क्या मैं जबरदस्ती अंदर नहीं आ जाऊंगा? गाओ वान ने धमकाया। फांग युआन शांत बैठा रहा। अबे कमीने, बाहर आकर आत्मसमर्पण कर। तूने मो परिवार को नाराज किया है, अब तेरा भला नहीं होगा। यंग मिस से माफी मांग ले, शायद वो तुझे माफ कर दे। गाओ वान लगातार भौंकता रहा, लेकिन फांग युआन ने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने थैली से एक प्राइमीवल स्टोन निकाला और हाथ में पकड़कर फिर से आंखें बंद कर लीं। ये देख, गाओ वान परेशान हो गया। अरे ओसी रैंक के औकात वाले, तेरी जिंदगी की आखिरी सीमा तो बस रैंक 2 तक ही है। तू कल्टीवेशन करके भी क्या करेगा? अकेला पूरा मो परिवार से भिड़ेगा।
बहरे हो गया है क्या? फैंग युआन ने उस आदमी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान कई कामों में बांट लिया। वो एक साथ प्राइमीवल स्टोन से नेचुरल एसेंस सोख रहा था और अपनी एपर्चर को देख रहा था। अपर्चर के भीतर जो प्राइमीवल सी का स्तर तेजी से गिरा था, वो इस लगातार बहते नेचुरल एसेंस की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ये रिकवरी की रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन फैंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। कल्टीवेशन तो जमा कर ही होती है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। असल समस्या दरअसल वो मिडिल एज सर्वेंट था जो घर के बाहर बैठा हुआ था। आधा घंटा बीतने के बाद फैंग युआन का ग्रीन कॉपर प्राइमीवल सी 44% तक पहुंच गया, जो इसकी अधिकतम क्षमता थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब प्राइमीवल सी का रंग जेड ग्रीन था। यह रैंक 1 का इनिशियल स्टेज ग्रीन कॉपर प्राइमीवल एसेंस था। लेकिन जो प्राइमीवल एसेंस फैंग युआन पहले अपर्चर की दीवारों को पोषित करने में लगा चुका था, वो अब इनिशियल स्टेज नहीं रहा। लिकर वर्म ने उसे रिफाइन कर मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस में बदल दिया था। लिकर वर्म। फैंग युआन ने बस सोचा ही था कि लिकर वर्म प्राइमीवल सी से निकलकर हवा में मंडराने लगा। उसका शरीर गोल हो गया, जैसे कोई सफ़ेद चावल का गोला हो। उसने अपने इनिशियल स्टेज प्राइमीवल एसेंस का 10% लिकर वर्म को दिया और वो उसे पूरी तरह सोख गया। कुछ ही देर बाद लिकर वर्म से लिकर मिस्ट की धुंध निकली और इकट्ठा होकर एक ढेर जैसा बन गई। फिर फैंग युआन ने एक बार और 10% प्राइमीवल एसेंस उसमें लगाया। जैसे ही वो मिस्ट पूरी तरह खर्च हो गई, वो 10% एसेंस आधा सिकुड़ गया और उसका रंग जेड ग्रीन से हल्का हरा यानी पेल ग्रीन हो गया। ये था मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस। आम स्टूडेंट्स कल्टीवेशन में इनिशियल स्टेज प्राइमीवल एसेंस ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल करूंगा। इसकी एफिशिएंसी उनकी तुलना में कम से कम दोगुनी होगी। मूनलाइट गू को मिडिल स्टेज से एक्टिवेट करने पर मून ब्लेड भी इनिशियल स्टेज की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। जब तक प्राइमीवल सी का सारा एसेंस मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस में नहीं बदल गया, फैंग युआन ने आंखें नहीं खोली। कल्टीवेशन करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अब तक आधी रात हो चुकी थी। आसमान अब शुद्ध काला नहीं बल्कि गहरा नीला हो गया था। चांद गायब था और बस कुछ तारे ही चमक रहे थे। दरवाज़ा लगभग पूरी रात खुला रहा था। लकड़ी के दरवाजे का एक कोना गीला हो चुका था और उसका रंग बदलकर काला पड़ गया था। स्कूल हॉस्टल की यही दिक्कत थी। ये ऊपर उठे हुए लकड़ी के घरों जैसा आरामदायक नहीं था, बल्कि जमीन पर ही बना था। इसी वजह से यहाँ नमी बहुत ज्यादा थी। हकीकत में लौटकर फैंग युआन को रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। लंबे समय तक पद्मासन में बैठे रहने से उसके दोनों पैर सुन्न हो गए थे। उसने अपनी मुट्ठी खोली और सफ़ेद पाउडर फेंका। ये वही प्राइमीवल स्टोन था जिसकी सारी एसेंस खींच ली गई थी और अब बस चूर्ण बचा था। एक रात की कल्टीवेशन में मैंने 3 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च कर दिए, फैंग युआन ने हिसाब लगाया। उसके पास सी रैंक की प्रतिभा थी, लेकिन कल्टीवेशन को तेज करने के लिए वो प्राइमीवल स्टोन्स का इस्तेमाल करता रहा। और सबसे अहम लिकर वर्म था, जो एसेंस को मिडिल स्टेज में रिफाइन करता था। इससे प्राइमीवल स्टोन्स की खपत और बढ़ गई थी। हालांकि मैंने कल फिर प्राइमीवल स्टोन्स लूटे थे, लेकिन एक रात में 3 स्टोन चले जाते हैं। इस हिसाब से जितना भी भंडार है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन कल्टीवेशन की गति और एफिशिएंसी पाने की कीमत यही है। फैंग युआन ने बाहर झांका। उसने देखा कि गाओ वान वो मासल सर्वेंट कोने में सिकुड़ा बैठा था और शायद सो गया था। लगता है वो रैंक 2 फीमेल गू मास्टर तो बहुत पहले ही चली गई और ये गाओ वान मुझे देखने के लिए यहाँ छोड़ गई है। हे। फैंग युआन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई और वो बिस्तर से उतरकर अपने अंगों को गरमाने लगा। शरीर गर्म होते ही वो हॉस्टल से बाहर निकल गया। लड़के, आखिर तू बाहर आ ही गया, तो अब क्या सोचा है? आज्ञाकारी बन जा और मेरे साथ चलकर हमारी यंग मिस से माफी मांग। गाओ वान ने पैरों की आहट सुनते ही उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर फैंग युआन से लगभग दोगुना था। मांसपेशियां तन गईं और भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी, जैसे भूखा लकड़बग्घा। फैंग युआन बिना किसी भाव के उसकी ओर बढ़ा। लड़के, पहले ही बाहर निकल आता तो अच्छा होता। अब आ रहा है। पता है द ग्रेट मी ने तुझे देखते हुए कितनी तकलीफ झेली है। गाओ वान हंसते हुए बोला और फैंग युआन के पास आने लगा। साफ था कि वो कुछ गलत योजना बना रहा था। अचानक फैंग युआन ने हल्की सी आवाज निकाली और जोर से छलांग लगाकर दोनों मुक्के गाओ वान की तरफ मारे। हरामी, तू मौत बुला रहा है। गाओ वान का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने अपनी ईंट जैसी मुट्ठी उठाई और फैंग युआन की ओर प्रहार किया। मुट्ठी इतनी शक्तिशाली थी कि हवा को चीरती चली गई और सीटी जैसी आवाज आई। फैंग युआन की आंखें साफ क्रिस्टल जैसी चमकी। उसने उस वार को आते ही देखा और तुरंत किनारे होकर गाओ वान के पीछे घूम गया। उसने उंगली बढ़ाकर उसकी कमर पर वार किया। गाओ वान ने अपनी बांह पीछे खींचकर रोक लिया। फैंग युआन का वार सीधा कमर पर नहीं लगा, बल्कि उसके बाएं हाथ पर पड़ा। फैंग युआन की उंगली ऐसे लगी जैसे लोहे की प्लेट पर लगी हो। दर्द और सुन्नपन फैल गया। ये गाओ वान तो एक मॉर्टल की शारीरिक शक्ति की सीमा तक पहुंच चुका है। अब मुझे मूनलाइट गू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना किसी और गू वर्म की मदद के मैं इसका मुकाबला साधारण हाथापाई में नहीं कर सकता।
फैंग युआन ने तुरंत सोचकर हमला छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हटकर दूरी बना ली। गुइशप विलेज में केवल गुइशप क्लान के लोग ही गु मास्टर बनने का अधिकार रखते थे। बाहरी लोग चाहे कितने भी योग्य हों, अवेकनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन मॉर्टल्स शारीरिक युद्ध का अभ्यास कर सकते थे। गाओ वान भी ऐसा ही था। भले ही वो गु मास्टर नहीं था, लेकिन उसने घूंसों और लातों का कड़ा अभ्यास किया था और अब वो अपनी उम्र के चरम पर था। इसके मुकाबले फैंग युआन बस 15 साल का किशोर था। चाहे ताकत हो, फुर्ती हो या सहन शक्ति, वो गाओ वान से पीछे ही था। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट्स रैंक 1 इनिशियल स्टेज गु मास्टर को मारने में भी सक्षम थे और रैंक 1 मिडिल स्टेज गु मास्टर के लिए भी ये एक खतरा थे। ये लड़का बहुत चालाक है। फैंग युआन को दूर हटते देख गाओ वान के दिल में बेचैनी पैदा हुई। कमर शरीर का नाजुक हिस्सा है। अगर वहां जोर से चोट लग जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। गाओ वान सारी रात हॉस्टल के बाहर नमी में बैठा था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी हो गई थी। इसलिए फैंग युआन का वार लगभग सफल हो गया था। सौभाग्य से भले ही वो चापलूस था, लेकिन उसने शरीर को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया था। इसीलिए उसके शरीर ने खुद ब खुद प्रतिक्रिया दी और फैंग युआन का वार बच गया। अब और लापरवाही नहीं। ये लड़का भेड़िए जैसा है, वार सीधा और निर्दयी करता है। जरा भी गलती की तो भारी नुकसान होगा। अब समझ आया कि यंग मास्टर को इसने 2 बार कैसे बेहोश कर दिया। गाओ वान ने पसीना पोंछा और मन से सारी लापरवाही निकाल दी। अब उसने फेंग युआन को गंभीरता से लेना शुरू किया। अगर मैं इस लड़के को पकड़ लूं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। यंग मिस मुझे जरूर इनाम देगी। रैंक 1 इनिशियल स्टेज की मून ब्लेड तो बस छोटे खंजर जैसी होती है। जब तक वो मेरी नाजुक जगहों पर नहीं लगती, मुझे बस हल्की सी चोट ही लगेगी। ये सोचते ही गाओ वान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी फावड़े जैसी हथेलियां फैलाकर फैंग युआन को पकड़ने की कोशिश की। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। फैंग युआन बिना डरे गाओ वान से भिड़ गया। दोनों के बीच घूंसों और लातों का आदान प्रदान होने लगा। कभी हमला, कभी बचाव और हर टकराव पर जोरदार आवाजें गूंजने लगीं। जब फैंग युआन ने स्टूडेंट से लूटपाट की थी तो उसने सिर्फ हथेली का इस्तेमाल किया था। उसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना था। लेकिन अब गाओ वान के साथ भिड़ते हुए उसने पूरी ताकत लगा दी। कभी वो आंखों पर उंगली मारता, कभी गला दबाता, कभी हथेली के पिछले हिस्से से जबड़े पर प्रहार करता, कभी सिर के पिछले हिस्से पर वार करता, कभी घुटना मारता तो कभी कमर पकड़ लेता। गाओ वान का पसीना झरने की तरह बहने लगा। फैंग युआन के हर वार का निशाना उसकी नाजुक जगहें थीं। हर प्रहार ऐसा जैसे उसी पल उसकी जान ले लेना चाहता है। गाओ वान तो बस एक मॉर्टल था। गु मास्टर की तरह उसके वाइटल पॉइंट्स मजबूत नहीं थे। उसकी पलकें लोहे जैसी नहीं हो सकती थीं। यही मॉर्टल मार्शल आर्ट्स की सीमा थी। ऊपर से गाओ वान फैंग युआन पर जानलेवा वार करने की हिम्मत नहीं करता था। फैंग युआन एक गुइयो क्लान्समैन था। अगर वो मारा गया तो गांव का गुस्सा उमड़ पड़ेगा और गाओ वान को तुरंत मौत की सजा मिलेगी। दरअसल मो फैमिली ही सबसे पहले उसे दंडित करेगी। इसलिए उसका बस यही इरादा था कि फैंग युआन को जिंदा पकड़ ले, और अगर पकड़ते समय वो थोड़ा दुख झेल ले तो कोई बात नहीं। एक ओर डर और दूसरी ओर फैंग युआन की जानलेवा नीयत। इस सिचुएशन में नतीजा ये निकला कि फैंग युआन ने गाओ वान को दबा दिया। इस समय फैंग युआन के पास थोड़ी बढ़त थी, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। दोनों तरफ से लगातार मुक्के और वार हो रहे थे। फैंग युआन की सांसें तेज और भारी हो चुकी थीं। इसके मुकाबले गाओ वान की सांसें एकदम संतुलित और सहज थीं, जिससे दोनों की सहन शक्ति का फर्क साफ दिख रहा था। जैसे जैसे गाओ वान अपने हाथ पैर चलाता रहा, उसके शरीर में गर्माहट फैल गई और उसके मुक्के पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो गए। जिस ठंडक ने पहले उसे सुस्त और सुन्न कर रखा था, उसका असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब सामने आ रही थी उसकी वो असली ताकत जो उसने बरसों की ट्रेनिंग से हासिल की थी। लड़के, तू मुझे हरा ही नहीं सकता। क्लान के नियम कहते हैं कि स्कूल हॉस्टल के अंदर मूनलाइट गू का इस्तेमाल करना मना है। अब तू मारा गया, तू मेरी गिरफ्त में आने ही वाला है। गाओ वान जोर जोर से हंसते हुए बोला। उसके पास लड़ाई का तजुर्बा भरपूर था। वो जानता था कि शब्दों से किसी के जज्बे को कैसे हिलाया जाए। लेकिन फैंग युआन का मन बर्फ जैसा शांत था। 500 सालों तक अपनी इच्छा शक्ति को तराशने के बाद अब उसका फाइटिंग स्पिरिट जरा भी डगमगाने वाला नहीं था। उसने मन ही मन पुकारा, मूनलाइट गू। तुरंत ही उसने अपनी प्राइमीवल एसेंस को एक्टिवेट किया और पीछे की ओर छलांग लगाते हुए गाओ वान से दूरी बना ली। गाओ वान आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसी पल उसने देखा कि फैंग युआन की हथेली से एक नीली वाटरी रोशनी निकल रही है। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो चिल्लाया, लड़के, तू स्कूल हॉस्टल में गू वर्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्लैन के नियमों के खिलाफ है। फैंग युआन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो क्या हुआ अगर मैं नियम तोड़ता हूं? उसने क्लान के सारे नियम अच्छे से याद किए थे, लेकिन सिर्फ मानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए तोड़ने के लिए। तुरंत ही उसने हथेली से नीली चांदनी जैसी एक आर्क निकाली और गाओ वान की ओर वार कर दिया। छन की आवाज हुई और मून ब्लेड उसके चेहरे की ओर उड़ चला। गाओ वान ने दांत भींचकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और एक ढाल बनाकर फैंग युआन की ओर भाग पड़ा।
उसका इरादा था कि वार सहकर जल्दी से जल्दी लड़ाई को खत्म कर दे, लेकिन मूनब्लेड उसके हाथों पर लगा और पाप जैसी आवाज के साथ उसका मांस और खून चांदनी के नीचे छलक उठा। दर्द की एक लहर गाओ वान की नसों तक दौड़ गई। वो लगभग दर्द से बेहोश हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी दौड़ अचानक रुक गई और उसने दहशत में देखा कि उसके दोनों हाथों पर गहरे कट लगे थे। खून बह रहा था, मांसपेशियां बाहर लटक रही थीं और हड्डियां तक नजर आ रही थीं। उसने अविश्वास से कहा, यह असंभव है। रैंक 1 इनिशियल स्टेज का मूनब्लेड तो सिर्फ हल्की चोट ही कर सकता है। हड्डियां तोड़ना तो सिर्फ रैंक 1 मिडिल स्टेज कर सकता है। वो ये नहीं जानता था कि भले ही फैंग युआन रैंक 1 इनिशियल स्टेज का गू मास्टर था, लेकिन लिकर वर्म की रिफाइनिंग की वजह से उसके पास रैंक 1 मिडिल स्टेज की प्राइमीवल एसेंस थी। मूनलाइट गू जब मिडिल स्टेज एसेंस से एक्टिवेट हुआ तो उसका मूनब्लेड कहीं ज्यादा ताकतवर निकला, जितना गाओ वान ने सोचा भी नहीं था। ये तो बुरा हुआ, ये लड़का अजीब है। गाओ वान गहरे घायल हो चुका था और उसका फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गया। उसने तुरंत ही पीछे हटने का फैसला किया। फैंग युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुझे लगता है कि तू बच पाएगा? वो उसका पीछा करने लगा और लगातार मूनब्लेड्स चलाने लगा। बचाओ! गाओ वान चीख उठा। उसकी आवाज स्कूल हॉस्टल से बाहर तक गूंज गई। क्या हुआ? कोई मदद मांग रहा है। पास के स्कूल हॉस्टल के गार्ड्स ने आवाज सुनकर चौकसी बढ़ा दी। ये तो मो फैमिली की यंग मिस मोयान का नौकर है। गार्ड्स ने देखा और तुरंत रुक गए। ये तो बस एक नौकर है, हमें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। उसे यहां जगह देना ही मो फैमिली पर एक एहसान था। सावधान रहना चाहिए, कहीं वो फैंग युआन को नुकसान न पहुंचा दे। गार्ड्स पास तो आए, लेकिन किसी ने भी गाओ वान की मदद नहीं की। सब बस किनारे खड़े होकर देखते रहे, क्योंकि अगर नौकर मर जाता तो उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फैंग युआन को अगर कोई नुकसान होता तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती। ये देखकर गाओ वान निराश हो गया और दुख भरे स्वर में चिल्लाया, हम सब बाहरी हैं, तुम मुझे मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसका खून बहता रहा, उसकी गति धीमी हो गई। फैंग युआन ने उसे पकड़ लिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में उसकी मौत का ऐलान किया, चिल्ला ले जितना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते ही उसके हाथ में मौजूद ब्लेड घूमा और 2 मून ब्लेड सीधे गाओ वान की गर्दन पर छोड़ दिए। स्वूश स्वूश की आवाज हुई और सर्वेंट ने आखिरी उम्मीद भी खो दी। अगले ही पल उसे लगा कि दुनिया घूम रही है। उसने अपने ही पैर, छाती, पीठ और फिर अपनी कटी हुई गर्दन देखी। इसके बाद सब अंधेरा हो गया। गाओ वान मर चुका था। 2 मूनब्लेड से उसकी गर्दन अलग हो गई, सिर दूर जा गिरा और उसका शरीर 10 मीटर पीछे धकेला गया। गर्दन से खून का फव्वारा फूटा और आसपास की घास लाल हो गई। खून! फैंग युआन ने किसी को मार डाला। गार्ड्स दहशत में चिल्ला उठे। उन्होंने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा था और उनके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। सिर्फ 15 साल का फैंग युआन, लेकिन उसने बिना किसी भाव के एक ताकतवर आदमी को मार डाला। यही गू मास्टर की ताकत थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। फैंग युआन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लाश के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही ठंडी शक्ल देखकर गार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। गाओ वान का सिर जमीन पर पड़ा था, आंखें अब भी पूरी खुली हुई। फैंग युआन ने ठंडी निगाहों से देखा और पैर मारकर उस सिर को दूर उड़ा दिया। उसने लाश को गौर से देखा। घाव इतने गहरे थे कि ये बात खुल सकती थी कि उसके पास मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस है, और अगर ये बात सामने आ गई तो लिकर वर्म का राज खुल जाएगा, जिससे क्लैन वाले सीधे फ्लावर वाइन मंक तक पहुंच जाएंगे। ये सीक्रेट किसी भी हाल में छिपाना जरूरी था, लेकिन वहां 10 से भी ज्यादा गार्ड्स मौजूद थे। उसके पास अब सिर्फ 10% प्राइमीवल एसेंस बची थी। सबको मारना संभव नहीं था। कुछ सोचने के बाद फैंग युआन झुक गया और गाओ वान की एड़ी पकड़कर लाश को घसीटने लगा। गार्ड्स ने डरते डरते कहा, यंग मास्टर फैंग युआन, ये हमें सौंप दीजिए। उनकी आवाज में आदर था, लेकिन उसके पीछे साफ डर झलक रहा था। फैंग युआन ने बिना कुछ कहे उनकी तरफ देखा। सब गार्ड्स ने सांस रोक ली और नजरें नीचे झुका ली। मुझे तलवार दो, उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से कहा। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि इनकार करना नामुमकिन था। पास खड़ा गार्ड अनजाने में अपनी कमर से तलवार निकालकर उसके हाथ में दे बैठा। फैंग युआन ने तलवार ली और चलता बना। पीछे छूट गए दर्जन भर गार्ड्स उसकी पीठ देखते ही रह गए। पूरब से सूरज उग आया। पहली किरण स्कूल हॉस्टल की पहाड़ियों पर पड़ी। सिर्फ 15 साल का फैंग युआन, एक दुबले पतले टीनेजर का शरीर, चेहरा पीला, लेकिन सूरज की रोशनी में वो बेपरवाह चलता रहा। उसके बाएं हाथ में चमकती तलवार थी, दाएं हाथ में एक सिर कटी लाश। उसकी राह पर खून की लकीरें खिंच गईं, लाल रंग की पट्टी जैसी। गार्ड्स के शरीर डर से जकड़ गए। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। किसी एक ने जोर से गटकते हुए लार निगली। क्या तुम लोगों ने सुना फैंग युआन ने किसी को मार डाला है? एक स्टूडेंट ने अपने बगल वाले साथी से धीरे से कहा। मैंने भी सुना है, उसने सच में किसी को मार डाला है। उसका साथी घबराकर अपने सीने को पकड़ लिया और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। कई गार्ड्स ने अपनी आंखों से देखा था। फैंग युआन उस आदमी का पीछा कर रहा था।
वो आदमी दया की भीख मांग रहा था, लेकिन फेंग युआन ने उसकी एक न सुनी और तुरंत उसका सिर काट डाला। बस इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद फेंग युआन ने उसके बिना सिर वाले शरीर को भी नहीं छोड़ा। वो लाश को हॉस्टल तक घसीट कर ले गया और उसे काटकर मांस का कीमा बना दिया। क्या सच में ऐसा किया उसने? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज सुबह मैं जल्दी आ गया था और अब भी हरे पत्थरों की दरारों के बीच बचे खून के दाग देख सकता था। अरे यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अभी थोड़ी देर पहले ही अकेडमी एल्डर ने इस मामले के लिए फेंग युआन को बुलाया है। अकेडमी के युवा क्लास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी अपनी बातें कर रहे थे। इन 15 साल के टीनेजर्स के लिए किसी को मार डालने का विचार बहुत अजनबी और डरावना था। वे लोग बचपन से ही क्लैन की सुरक्षा में पल रहे थे और उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बस अभ्यास वाली स्पारिंग या फिर मुर्गी और कुत्ता मारने तक ही सीमित रही थी। लेकिन किसी इंसान को मार देना उनकी सोच से बहुत बाहर था। आखिर फेंग युआन ने किसे मारा? सुना है वो मो ब्रांच फैमिली का एक सर्वेंट था। हाँ, मैं इस बारे में सबसे साफ जानता हूँ। कल मैंने खुद मो फैमिली की मो यान को बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ फेंग युआन से झगड़ा करते देखा था। मो फैमिली, ये ठीक बात नहीं है। अब तो मो बे की मुसीबत बढ़ेगी। कई यूथ्स ने एक साथ मुड़कर गु युए मो बे को देखा। मो बे अपनी सीट पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा बिल्कुल पीला। उसने भी आज सुबह ही सुना था कि फेंग युआन ने किसी को मार डाला है, और वो भी गाओ वान था, जिसे मो बे अच्छी तरह जानता था। गाओ वान बड़ा चुस्त इंसान था, ऊपर वालों की खुशामद करता और लड़ाई झगड़े में भी हाथ साफ रखता। वो एक अच्छा खासा चमचा था। बहुत समय पहले गाओ वान ने मो बे के साथ थोड़ी स्पारिंग भी की थी, लेकिन सोचो, वही गाओ वान फेंग युआन के हाथों सीधे मार डाला गया। यही वजह थी कि मो बे को और भी ज्यादा धक्का लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बाकी लोगों से दुगना ज्यादा सदमा उसे लगा, लेकिन सदमे से भी बड़ा उसके दिल में डर और चिंता थी। ऐसे हत्यारे के सामने खड़े होना, कौन कहेगा कि वो नहीं डरता? सच तो ये है कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी सारे यंगस्टर्स भी डर गए थे। फेंग युआन ने जब 2 बार उन्हें लूटा था, तब सभी उससे भिड़ चुके थे। मैंने तो इस तरह के खूंखार हत्यारे से लड़ाई की थी और आज भी मैं जिंदा हूं। कई लोग अपना सीना थपथपाकर खुद को सांत्वना देने लगे। फेंग युआन का किसी को मारना तो फिर भी किसी तरह से स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन असली मुद्दा ये था कि उसने लाश को टुकड़े टुकड़े कर मांस का कीमा बना दिया। ये बहुत ही क्रूर था। इतना डरावना अपराध सुनकर उन मासूम युवाओं का मन हिल गया। कमरे के भीतर सिर्फ अकेडमी एल्डर और फेंग युआन थे। एल्डर कुर्सी पर बैठे थे और फेंग युआन सामने खड़ा था। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे का माहौल बहुत भारी हो गया। एल्डर चुपचाप फेंग युआन को देख रहे थे और उनकी आंखों में जटिल भाव चमक रहे थे। सुबह गार्ड्स ने आकर उन्हें इस हत्या की रिपोर्ट दी थी। ये खबर सुनकर वे खुद भी चौंक गए और संदेह में पड़ गए। वे रैंक 3 के गू मास्टर थे और अकेडमी के जिम्मेदार थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि रैंक एक शुरुआती स्तर का गू मास्टर कितनी फाइटिंग एबिलिटी रखता है। फेंग युआन का गाओ वान को मार डालना मतलब कमजोर का ताकतवर पर जीतना था। असल में कुछ गार्ड्स ने पहले ही उन्हें बताया था कि पिछली रात मो यान फेंग युआन को अकेडमी के भीतर घेरकर परेशानी देने आई थी। तब उन्होंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया था और न ही उसे रोका था। एल्डर का काम था भविष्य के गू मास्टर्स को तैयार करना, न कि उनकी रक्षा करना। जब तक किसी की मौत नहीं होती, वे अंदरूनी झगड़े को बढ़ावा देते थे। मो यान का फेंग युआन से भिड़ना ये उन्हें पसंद था, क्योंकि चाहे लड़ाई जीती जाए या हारी जाए, फेंग युआन को फायदा ही होना था। साथ ही इससे फेंग युआन का प्रभाव भी थोड़ा दबाया जाता। फेंग युआन ने लगातार अकेडमी का गेट रोका था और छात्रों को लूटा था। उसका असर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसे दबाना जरूरी था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मो यान तो खाली हाथ लौटेगी और उसका सर्वेंट गाओ वान भी फेंग युआन के हाथों मारा जाएगा। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। किसी को मार डालना कोई खास बात नहीं, खासकर गू मास्टर के लिए ये सामान्य बात थी। लेकिन जब कोई 15 साल का पहली बार हत्या करता है तो मामला अलग होता है। एल्डर को अपना पहला कत्ल आज भी याद था। उस समय वे रैंक 2 के गू मास्टर थे। उम्र 19 साल थी और उन्होंने बाई क्लैन के एक गू मास्टर को झगड़े में मार दिया था। उसके बाद उन्होंने बहुत उल्टी की, दिल में घबराहट रही। कई दिनों तक भूख नहीं लगी, नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद होती, मृत आदमी की गुस्से से भरी आंखें दिखाई देती। लेकिन फेंग युआन का चेहरा अब भी बर्फ जैसा शांत था। न कोई घबराहट, न कोई परेशानी, जैसे उसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा, मानो जिसने किसी को मारा ही नहीं। खासकर जब एल्डर ने सुना कि फेंग युआन ने सर्वेंट को मारने के बाद उसकी लाश को भी नहीं छोड़ा और उसे हॉस्टल ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। इतनी क्रूरता सुनकर ही डर लग रहा था। एल्डर की आंखों में जटिल भाव उमड़ आए। एक तरफ वे फेंग युआन की ठंडी और स्थिर सोच से हैरान थे, दूसरी तरफ उन्हें इस बात की खुशी थी कि फेंग युआन सचमुच लड़ाई का जन्मजात खिलाड़ी था। कुछ ही दिनों में मूनलाइट गू का इस्तेमाल सीखकर उसने किसी को मार दिया। साधारण टीनेजर, चाहे ए ग्रेड वाले ही क्यों न हो, ये आसानी से नहीं कर पाते। ये सचमुच युद्ध का हुनर था। अगर उसे क्लैन के लिए ठीक से तैयार किया जाए तो वो उनके दुश्मनों का बुरा सपना साबित होगा। लेकिन साथ ही उन्हें चिंता और परेशानी भी हुई।
चिंता इस बात की थी कि अब फेंग युआन की बदनामी और भी बढ़ेगी और उसे दबाना मुश्किल होगा। फेंग युआन बहुत ही हिम्मती था। उसने न सिर्फ क्लान के नियम तोड़कर एकेडमी में गू का इस्तेमाल किया बल्कि किसी को मार भी डाला। अब उसे दबाना जरूरी था, नहीं तो एल्डर इस एकेडमी को कैसे संभाल पाएंगे। परेशानी ये थी कि वे इस समस्या का सही सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। आखिर इसमें मो फैमिली भी जुड़ गई थी। फेंग युआन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? एल्डर ने गंभीर आवाज में चुप्पी तोड़ी। मुझे पता है, फेंग युआन ने सिर हिलाकर कहा। मैंने एकेडमी में मूनलाइट गू का इस्तेमाल किया और क्लैन के नियम तोड़े। नियमों के मुताबिक पहली गलती पर मुझे सजा के तौर पर 30 प्राइमेवल स्टोन्स का जुर्माना देना चाहिए। उसने असली मुद्दे को टाल दिया और गाओ वान की मौत का जिक्र ही नहीं किया। एल्डर एक पल को हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फेंग युआन ऐसा जवाब देगा। उनका चेहरा सख्त हो गया और वे ठंडी आवाज में बोले, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं तुमसे पूछता हूँ, गाओ वान की मौत का मामला क्या है? फेंग युआन ने आंखें सिकोड़कर कहा, ये गाओ वान अपने मालिक के खिलाफ था। उसका इरादा बहुत नीच था। पिछली रात उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा रोका और मुझे मारने की कोशिश की। मजबूरन मैंने मूनलाइट गू का इस्तेमाल किया और सौभाग्य से उसे मार डाला। मुझे शक है कि वो शायद दूसरी माउंटेन विलेजेस का जासूस था। मैं एल्डर से निवेदन करता हूँ कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। यह सुनकर एल्डर का चेहरा सिकुड़ गया और वे कुछ पल को चुप हो गए। अब जबकि गाओ वान मर चुका था, फेंग युआन कुछ भी कह सकता था। आखिर गाओ वान आउटसाइडर था, क्लान का हिस्सा नहीं। उसकी मौत एल्डर के लिए मायने नहीं रखती थी। लेकिन समस्या मो फैमिली की प्रतिक्रिया थी। गाओ वान उनका सर्वेंट था और उसकी मौत एकेडमी के भीतर हुई थी। एल्डर एकेडमी के प्रभारी थे, उन्हें मो फैमिली को जवाब देना ही होगा। थोड़ा सोचकर एल्डर ने फेंग युआन की तरफ देखा और पूछा, तो मुझे बताओ, गाओ वान की लाश का तुमने क्या किया? फेंग युआन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। मैंने गाओ वान की लाश को काटकर एक लकड़ी के बक्से में रख दिया। सुबह होते ही उसे मो फैमिली के पिछले दरवाजे पर रखाया। क्या? एल्डर लगभग कुर्सी से उछल पड़े। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। फेंग युआन ने न सिर्फ उनके सर्वेंट को मारा बल्कि उसकी लाश काटकर उनके दरवाजे पर रख दी। ये तो सीधा सीधा चुनौती थी। एल्डर जो इस मामले को शांति से सुलझाना चाह रहे थे, उनके लिए ये एक सच्चा दुःस्वप्न था। फेंग युआन अभी तो सिर्फ एक रैंक 1 का गो मास्टर था, लेकिन बड़ी मो फैमिली इसका क्या जवाब देगी? ये सोचते ही एल्डर के सिर में दर्द होने लगा। ये फेंग युआन तो सचमुच मुसीबत खड़ा करने वाला है। हाय, अब तो जो होना था हो चुका और कहने का कोई फायदा नहीं। तुम अभी जाओ, सजा कुछ दिनों में सुनाई जाएगी। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखना। एल्डर बहुत परेशान थे। उन्होंने हाथ हिलाकर फेंग युआन को जाने का इशारा किया। उन्हें अकेले बैठकर इस समस्या का कोई समाधान सोचना था। उस समय मो परिवार के घर पर माहौल भारी था। स्टडी रूम में गु युए मो चेन गुस्से से मेज पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने किया क्या? सामने मो यान सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। अभी अभी उसे भी ये खबर मिली थी कि गाओ वान को फेंग युआन ने मार डाला है। 15 साल का वो किशोर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास ऐसे तरीके और इतना पक्का इरादा होगा। गाओ वान उनके मो परिवार का घमंडी सेवक था और फेंग युआन का उसे मार देना मो परिवार की खुली बेइज्जती थी। मो यान ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, दादाजी, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। गाओ वान तो बस एक नौकर था, उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गु यू क्लान का सदस्य भी नहीं था। लेकिन वो फेंग युआन, उसकी हिम्मत तो देखिए। इंसान को कुत्ता मारने से पहले उसके मालिक को देखना चाहिए। उसने न सिर्फ हमारे कुत्ते को मारा बल्कि उसे जान से ही खत्म कर दिया। गु युशपिंग का चेहरा गुस्से से और बिगड़ गया। बोला, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आ रही? तुम्हारे पंख अब इतने मजबूत हो गए हैं कि मेरी बातों की कोई परवाह ही नहीं रही। मैंने पहले जो कहा था सब भूल गई क्या? मो यान हड़बड़ा कर बोली, आपकी पोती ऐसी हिम्मत नहीं करती, और तुरंत घुटनों पर बैठ गई क्योंकि अब उसे समझ में आ गया कि दादा सचमुच गुस्से में है। गु युए मो चेन ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लिया वो सेवक मर गया तो क्या, लेकिन तुम अभी भी फेंग युआन से दुश्मनी दिखा रही हो। ये तुम्हारी कम दृष्टि और नासमझी का सबूत है। समझती भी हो तुम्हारे किए का मतलब क्या है। बच्चों के बीच का झगड़ा बच्चों का ही होता है, बड़े उसमें दखल नहीं देते, यही नियम है। और तुम फेंग युआन से उलझ गई हो तो इसका मतलब तुमने नियम तोड़ा है। अब बाहर कितने लोग हमारी मो फैमिली पर हंस रहे होंगे, इसका अंदाजा है तुम्हें। मो यान ने जल्दी से कहा, दादाजी आप शांत हो जाइए, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। गलती मेरी है, मैंने मो फैमिली पर बोझ डाल दिया। आप जो भी कहेंगे मो यान वही करेगी। लेकिन दादाजी, मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। फेंग युआन बहुत नीच और बेईमान है। पहले तो उसने झूठ बोलकर अकेडमी में दाखिला लिया, फिर हॉस्टल में छुप गया। चाहे जितना मैंने उसे ललकारा पर वो बाहर नहीं निकला, और जैसे ही मैं गई उसने गाओ वान को मार डाला। वो बहुत चालाक और धूर्त है। गु युए मो चेन ने पहली बार ये बात सुनी तो भौहें चढ़ीं और आंखों में चमक आ गई।
उसने गहरी सांस ली, गुस्से को दबाया और दाढ़ी सहलाते हुए बोला, मैंने सुना था फैंग युआन बचपन में कविताएं और गीत बना लेता था। उसकी अक्ल बहुत तेज थी, पर उसके पास सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट था, इसलिए उसका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा था और मैंने उसे अपने पास लाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन अब तो मामला कुछ और ही दिलचस्प लग रहा है। थोड़ी देर सोचकर उसने मेज पर हाथ मारा और कहा, कोई उस डिब्बे को ले आओ। बाहर खड़ा नौकर तुरंत अंदर आया। उसके हाथ में एक लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बा न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा, लेकिन भारी था। दोनों हाथों से उठाकर वो मेज के पास खड़ा हो गया। मो यान ने आश्चर्य से पूछा, दादाजी ये क्या है? गुई हुए मो चेन ने आंखें सिकोड़कर कहा, क्यों न तुम ही खोलकर देख लो। मो यान खड़े हुए लकड़ी का ढक्कन हटाया और अंदर झांका। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। आंखें सुई की नोक जैसी सिकुड़ गईं। उसने चीख मार दी और एक कदम पीछे हट गई। ढक्कन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब डिब्बे के अंदर जो था वो सबको साफ दिखाई दिया। वो एक ढेर था, मांस और खून का। खून से लथपथ मांस टुकड़ों में काटकर डाला गया था। अंदर लाल खून जमा था, कहीं सफ़ेद चमड़ी और मांस था, कहीं आंतों की लंबी लकीरें और कुछ हड्डियों के टुकड़े, या तो पैर की हड्डियां या पसलियां। खून के एक कोने में 2 उंगलियां और आधी पैर की उंगली भी तैर रही थी। मो यान का चेहरा बिगड़ गया, पेट में मरोड़ उठी और उल्टी करने जैसी हालत हो गई। वो रैंक 2 गू मास्टर थी और बाहर अनुभव भी ले चुकी थी। उसने लोगों को मारा भी था, लेकिन ऐसा घिनौना और डरावना दृश्य उसने पहली बार देखा था। यह डिब्बा किसी इंसान के शव को टुकड़े टुकड़े करके उसमें भर दिया गया था। खून की गंध तुरंत कमरे में फैल गई। नौकर के हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पहले ही इस डिब्बे को देखकर उल्टी की थी और अब भी डर और घिन से कांप रहा था। लेकिन कमरे में मौजूद गु युए मो चेन बेफिक्र था। उसने हल्की नज़र से डिब्बे की तरफ देखा और धीमे स्वर में मो यान से बोला, ये डिब्बा आज सुबह फैंग युआन ने हमारे परिवार के पिछवाड़े के दरवाजे पर रखवाया था। मो यान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिमाग में फैंग युआन का चेहरा घूम गया। वो दिन याद आया जब उसने पहली बार फैंग युआन को सराय में देखा था। वो खिड़की के पास चुपचाप खाना खा रहा था। चेहरा साधारण था, आंखें अंधेरी और गहरी, शरीर दुबला और रंग पीला। एकदम साधारण और चुप लड़का लग रहा था। लेकिन वही इतनी पागलपन और वहशी हरकत कर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले तो मो यान डर गई, फिर गुस्से से भर गई। चिल्लाई, ये फैंग युआन हद से बढ़ गया है। किसने उसे इतनी हिम्मत दी? मो परिवार को इस तरह ललकारने की जुर्रत की है। मैं अभी जाती हूँ और उसे पकड़कर उसके अपराध पूछती हूँ। और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन गु युए मो चेन का गुस्सा और तेज हुआ। उसने अपनी मेज पर रखा भारी स्याही पत्थर उठाकर फेंक मारा। वो मो यान के कंधे से टकराया और जोर की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। मो यान चौंक गई, बोली, दादाजी। गु युए मो चेन खड़ा हुआ, उंगली दिखाते हुए बोला, इतने सालों की ट्रेनिंग बेकार गई। तुमने मुझे बहुत निराश किया। एक छोटे से रैंक 1 शुरुआती गू मास्टर के सामने तुमने इतनी बड़ी भूल कर दी। तुम उसकी चाल में फंस गई। अब भी समझ नहीं रही कि फैंग युआन का असली मतलब क्या था। मो यान ने हैरानी से पूछा, मतलब क्या? गु युए मो चेन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वो हमें उकसाना चाहता तो ये डिब्बा सामने वाले दरवाजे पर रखता जहां सब लोग देखते। लेकिन उसने इसे पिछवाड़े में रखा। इसका मतलब है कि वो समझौता भी करना चाहता है और साथ ही हमें चेतावनी भी दे रहा है। ये डिब्बा छोटा है, पूरे शव को नहीं रख सकता। उसने बस कुछ हिस्से डाले हैं। वो कह रहा है कि वो मामला बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम ज्यादा दबाएंगे तो बाकी शव सामने दरवाजे पर रख देगा और तब मामला पूरी तरह फैल जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि मो परिवार ने ही नियम तोड़ा था। मो यान स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन का ये कदम इतना गहरा मतलब रखता होगा। गु युए मो चेन ने सराहना भरे स्वर में कहा, उसकी चाल बहुत ऊंची है। एक ही काम में उसने नरमी और सख्ती दोनों दिखाई, आगे बढ़ने और पीछे हटने दोनों रास्ते खुले रखे। ये छोटा डिब्बा समझौते की नीयत भी दिखाता है और धमकी भी देता है। और सच तो यह है कि उसके पास हमारी कमजोरी भी है। अगर हमारी बदनामी हुई तो ची परिवार और क्लान लीडर का गुट भी हम पर टूट पड़ेगा। मो यान को यकीन ही नहीं हो रहा था। बोली, दादाजी, क्या आप उसे ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे? वो तो सिर्फ 15 साल का है। मो चेन ने उसे घूर कर कहा, लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान रही है, इसलिए तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा चढ़ गया है। तुम सच्चाई देख ही नहीं पा रही। फैंग युआन ने खतरे के समय जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने तुम्हें धोखा देकर अकेडमी में दाखिला लिया। उसने समझदारी से हॉस्टल में छुपकर समय निकाला। चाहे जितनी बेइज्जती तुमने की, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ये उसकी सहनशक्ति है। तुम्हारे जाते ही उसने गांव वान को मार डाला। ये उसकी बहादुरी है। और अब ये डिब्बा भेजा, ये उसकी अक्ल और दूरदर्शिता है। अब भी कहोगी कि मैं उसे ज्यादा मान रहा हूं। मो यान आंखें फाड़े सुनती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि दादा फैंग युआन की इतनी तारीफ करेंगे। उसने झुंझलाकर कहा, लेकिन दादाजी, उसके पास तो सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट है। मो चेन ने गहरी सांस छोड़ी। हाँ, यही अफसोस है। अक्ल इतनी तेज और टैलेंट सिर्फ सी ग्रेड। अगर ये बी ग्रेड भी होता तो क्लैन में बड़ा आदमी बन सकता था।
अफसोस कि वो सिर्फ सी ग्रेड है। उसके स्वर में दुख भी था और राहत भी। मो यान चुप रही। उसके दिमाग में फेंग युआन का चेहरा फिर उभर आया, लेकिन इस बार उसकी छवि पर एक रहस्यमयी और खतरनाक परछाई छा गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद गुयू मो चेन ने पूछा, ये समस्या तुमने ही खड़ी की है, अब इसका हल कैसे निकालोगी? मो यान ने सोचा और ठंडे स्वर में बोली, गाओ वान तो बस एक नौकर था, उसकी मौत से क्लैन पर असर नहीं पड़ेगा। फेंग युआन भी सी ग्रेड है, इसलिए वो भी छोटा मामला है। असली बात मो फैमिली की इज्जत बचाने की है। इसके लिए हमें गाओ वान के पूरे परिवार को मार देना चाहिए, ताकि सब क्लैन को पता चल जाए कि हम नियम की रक्षा करने के लिए किसी को नहीं छोड़ते। मो चेन ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा सोचना सही दिशा में है। परिवार के फायदे को प्राथमिकता दी, ये अच्छी बात है, लेकिन तरीका अभी भी गलत है। मो यान ने झुककर कहा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए दादाजी। मो चेन ने गंभीरता से कहा, यह मामला तुमने ही शुरू किया था, इसलिए तुम्हें 7 दिन के लिए घर में कैद किया जाएगा। आगे कभी फेंग युआन से झगड़ा मत करना। गाओ वान ने अपने मालिक की अवहेलना की थी, नौकर होकर हद पार की थी, उसकी सजा मौत ही थी। इसलिए उसने मारा तो गलत नहीं किया, क्योंकि वो हमारा नौकर था। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी गलती का मुआवजा दें। फेंग युआन को 30 प्राइमेवल स्टोन्स देना, गाओ वान के परिवार को 50 प्राइमेवल स्टोन्स दो और क्लैन से बाहर निकाल दो। थोड़ा रुककर उसने कहा, अगले 7 दिन घर में ही आराम करो और सोचो कि मैंने ये तरीका क्यों चुना। मो यान ने सिर झुकाकर कहा, जी दादाजी। आसमान के काले बादलों की परतों से हल्की सी बरसात गिर रही थी। वो बारिश की बूंदें इतनी पतली थीं जैसे किसी के बाल हों। गिरते ही उन्होंने पूरे चिंगमाओ माउंटेन को एक महीन धुंध की परत में ढक दिया। सराय की पहली मंजिल का भोजन कक्ष काफी खाली था। सिर्फ 4 मेजों पर ही मेहमान बैठे थे। फेंग युआन खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। बाहर से आई ठंडी हवा में फूलों की महक और एक काव्य जैसी लहर थी। वो बाहर देखकर हल्की आवाज में बोला, आसमान से गिरी ये हल्की फुहार कितनी साफ और नाजुक है। दूर से घास का हरा रंग दिखता है, मगर पास जाओ तो गायब हो जाता है। फिर उसने खिड़की से नजर हटाई और अपनी मेज पर निगाह डाली। उसके सामने बढ़िया शराब और स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। रंग, खुशबू और स्वाद सब लाजवाब थे। सबसे खास वो हरी बांस की शराब थी, जिसकी खुशबू ताजगी और शराब दोनों की महक देती थी। गहरा हरा रंग उस बांस के प्याले में चुपचाप चमक रहा था और उसकी झलक ईंबर जैसी लग रही थी। सबसे नजदीक वाली मेज पर एक बूढ़ा और उसका पोता बैठा था। दोनों आम इंसान थे और साधारण कपड़े पहने हुए थे। बूढ़ा चावल की शराब घूंट घूंट कर रहा था और फेंग युआन की बांस की शराब को लालसा भरी नजरों से देख रहा था, पर वो उसे खरीद नहीं सकता था। पोता अपने दांत चबाते हुए उबली हुई फलियां खा रहा था और साथ ही दादा का हाथ पकड़कर जिद कर रहा था, दादा दादा, रेनजू की कहानी सुनाओ। अगर नहीं सुनाओगे तो मैं दादी को बता दूंगा कि तुम छुपकर शराब पीने आए थे। बूढ़ा मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे अब तो पीना भी चैन से नहीं हो रहा। ठीक है, सुनो रेंजू की कहानी, जब उसने होपगू को अपना दिल दिया और कैद से निकल गया। रेंजू की कहानियां इस दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे मशहूर लेजेंड थी। उस बूढ़े की कहानी कुछ यूं शुरू हुई। रेंजू आखिरकार उम्मीद की वजह से बच निकला, लेकिन फिर वो बूढ़ा होता गया। उसमें न ताकत रही न समझ, वो अब शिकार नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि दांत भी टूट गए, जिससे वो फल सब्जियां चबा नहीं पाता था। धीरे धीरे मौत उसके पास आ रही थी। उस समय होपगू ने कहा, इंसान, तुम मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो तुम्हारा दिल भी खत्म हो जाएगा और मेरा घर भी। रेंजू ने लाचारी से कहा, मरना कौन चाहता है, मगर अगर हेवन और अर्थ ने मुझे मरने का आदेश दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। होपगू ने कहा, हर बात में उम्मीद होती है। अगर तुम लॉन्गेविटी गू पकड़ लो तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। रेंजू ने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है, मगर लॉन्जेविटी गू जब बैठा रहता है तो कोई उसे देख ही नहीं सकता, और जब उड़ता है तो रोशनी से भी तेज होता है। भला मैं उसे कैसे पकड़ूं? तब होपगू ने एक सीक्रेट बताया। उत्तर पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा माउंटेन है। उसमें एक गुफा है और उस गुफा में गोल और चौकोर आकार के 2 गू रहते हैं। अगर तुम उन्हें काबू कर लो तो दुनिया का कोई भी गू तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा, यहाँ तक कि लॉन्जेविटी गू भी। रेंजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर निकल पड़ा। खतरों से लड़ते हुए वो उस माउंटेन पर पहुंचा और अपनी जान जोखिम में डालकर गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, इतना कि अपने हाथ भी नहीं दिखते थे। कभी वो किसी चीज से टकरा जाता, चोट लगती, खून बहता। कभी लगता कि गुफा का अंधेरा अंतहीन है, मानो वो अकेला पूरी दुनिया में भटक रहा हो। बहुत समय बीत गया, मगर उसे रास्ता नहीं मिला, ना ही उन गू को पकड़ पाया। आखिर थककर जमीन पर लेट गया। अचानक अंधेरे से 2 आवाजें आईं। पहली बोली, इंसान हमें पकड़ने आया है, वापस जा। अगर तेरे पास स्ट्रेंथ गू भी होता तब भी असंभव था। दूसरी बोली, इंसान लौट जा, हम तुझे नहीं मारेंगे। अगर विजडम गू भी होता तो भी तू हमें नहीं ढूंढ पाता। रेंजू ने सांस लेते हुए कहा, स्ट्रेंथ और विजडम तो मुझे बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अब मेरी उम्र भी खत्म होने वाली है, लेकिन जब तक होप मेरे दिल में है मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर दोनों आवाजें चुप हो गईं।
कुछ देर बाद उन्होंने कहा, इंसान, तूने अपना दिल होप गू को दे दिया है, अब तुझे हार मानना आता ही नहीं। ठीक है, तुझे एक मौका देंगे, अगर तू हमारा नाम बता दे तो हम तेरी सेवा करेंगे। रेंजू हैरान रह गया, इतने सारे नामों में से सही नाम बताना सुई ढूंढने जैसा था। उसने होप गू से पूछा मगर वो भी नहीं जानता था। मजबूरी में रेंजू अंदाजा लगाने लगा। कई नाम बोला मगर कोई जवाब नहीं मिला। समय बीतता गया और वो बूढ़ा और कमजोर होता गया। आखिर उसकी सांसें आखिरी पड़ाव पर थीं। वो सनसेट की तरह ढल रहा था। तभी उसने अनजाने में शब्द रेगुलेशन बोला। अंधेरे से आवाज आई, इंसान, तेरी जिद काबिल तारीफ है। तूने मेरा नाम कहा है, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा, लेकिन अकेला मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई के साथ मिलकर ही मैं सभी गू पकड़ सकता हूं, वरना अकेला असंभव है। रेंजू ने हार नहीं मानी और नाम पुकारते रहा। आखिरी समय में उसने रूल कहा और अंधेरा मिट गया। सामने दो गू प्रकट हुए। एक चौकोर था रेगुलेशन और दूसरा गोल था रूल। दोनों मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस कहलाते थे। दोनों ने कहा, अब से हम तेरी सेवा करेंगे, मगर याद रहे, हमारे नाम जितने लोगों को पता चलेंगे हमें उतनों की सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए ये राज किसी को मत बताना। रेंजू खुशी से बोला, तो मेरी आज्ञा है कि लॉन्जेविटी गू पकड़ कर लाओ। रूल्स एंड रेगुलेशंस ने मिलकर 80 साल का लॉन्जेविटी गू पकड़ लिया। रेंजू जो 100 साल का हो चुका था, वो खाते ही 20 साल का जवान बन गया। चेहरे की झुर्रियां मिट गईं, शरीर मजबूत हो गया और वो खुशी से उछल पड़ा। कहानी यहां खत्म करते हैं बेटा, चलो अब घर चले। बूढ़े ने शराब खत्म की और टोपी पहन ली। पोता जिद करने लगा, दादा आगे की कहानी सुनाओ। बूढ़ा हंसते हुए बोला, फिर कभी सुनाऊंगा। दोनों बारिश में निकल गए और धीरे धीरे नजर से ओझल हो गए। फांग युआन खामोशी से शराब के प्याले को घुमाता रहा। उसकी आंखों में गहराई थी। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब उसे छू गया था। दूसरों ने इसे बस कहानी समझा, मगर उसने इसका असली अर्थ समझा। जैसे रेंजू अंधेरे में भटकता रहा, कभी टकराया, कभी चोट खाए, मगर जब तक उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम नहीं जाने तब तक अंधेरा रहा। जैसे ही उसने उनके नाम कहे, रोशनी आ गई। फांग युआन ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी। लोग छाते और पुआल की कोट पहनकर कीचड़ में चल रहे थे। बांस के घर कतार में खड़े थे। वो सोचने लगा, ये पूरी दुनिया, हेवन और अर्थ, एक शतरंज की बिसात है। सभी जीव बस मोहरे हैं। सब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हैं। मौसम बदलते हैं, उनके भी रूल्स हैं। पानी ऊपर से नीचे बहता है, उसका भी रूल है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ये भी रेगुलेशन है। इंसान भी इन्हीं में बंधा है। हर किसी की अपनी चाहत, अपना सिद्धांत, अपना रूल होता है। जैसे गुयू विलेज में नौकरों की जान सस्ती और मास्टर की जान अनमोल, यही रेगुलेशन है। इसीलिए शेन कुए अमीरों के करीब जाने की कोशिश करती है। गाओ वान अपने मास्टर को खुश करने में लगा रहता है। मेरे अंकल और आंटी लालच में मेरी विरासत हड़पना चाहते हैं। अकेडमी एल्डर अपनी कुर्सी बचाने के लिए गू मास्टर्स तैयार करना चाहता है। हर कोई अपने रूल से बंधा है। हर पेशा, हर समाज अपने रेगुलेशन पर चलता है। जो इन्हें समझ गया वही अंधेरे से निकलकर रोशनी पा सकता है। फैंग युआन ने मो फैमिली के बारे में सोचा। मो चेन सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत और फायदों की रक्षा करेगा। मो यान ने मुझसे उलझकर नियम तोड़ा है, इसलिए वो मुझे सजा नहीं देगा बल्कि शायद मुआवजा भी दे। लेकिन अगर मो फैमिली अपनी इज्जत छोड़कर मुझे दबाना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर चेन इस बात से डरता है कि अगर एल्डर्स जूनियर्स की लड़ाई में दखल देंगे तो आगे उसके पोते मोबे के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये डर उसे खुद भी नहीं पता, मगर वो सबकॉन्शियस नियम की रक्षा कर रहा है। फांग युआन साफ साफ सब समझ चुका था। गाओ वानगू युए परिवार का नहीं बल्कि नौकर था। मास्टर का नौकर को मार देना यहाँ आम बात थी। असल मामला गाओ वान की मौत नहीं बल्कि मो फैमिली था। मैंने उनका इशारा साफ कर दिया था जब मैंने टुकड़ों का बक्सा भेजा। ये मेरा कॉम्प्रोमाइज और थ्रेट दोनों था। मुझे यकीन है कि वो पीछा नहीं करेंगे। मगर अगर मेरी टैलेंट बी रैंक की होती तो वो मुझे खतरा मानकर जरूर दबाते। फांग युआन मुस्कुराया। ताकत भी काम आती है और कमजोरी भी फायदा बन सकती है। भले मैं शतरंज की बिसात पर प्यादा हूं, मगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझकर मैं खिलाड़ी की तरह सोचता हूं। आम लोग तो बस अपने छोटे नियम तक ही समझते हैं, मगर मुझे 500 साल का अनुभव है। पुनर्जन्म के बाद मुझे भरोसा है कि मैं भविष्य रच सकता हूं, न कि स्प्रिंग एंड ऑटम सिकेडा की वजह से, न कि खजानों या फ्यूचर नॉलेज की वजह से, बल्कि इंसान के रूप में उस 500 साल के अनुभव की वजह से। जैसे रेंजू ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को काबू करके लॉन्जेविटी गू पकड़ लिया, वैसे ही मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की समझ से पूरी दुनिया पर नजर डाल सकता हूं, सच और झूठ देख सकता हूं। और मैं ठंडी हंसी के साथ दुनिया के उन लोगों को देखता हूं जो बस मोहरे हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में जी रहे हैं। अंधेरे के भी रूल्स होते हैं और रोशनी के भी, और अब ये पुनर्जन्म लिया हुआ डेविल अंधेरे से निकलकर रोशनी की राह पर कदम रख चुका है। मई का महीना वसंत और गर्मी के बीच का बदलता हुआ समय था। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ऊंचे पर्वत हमेशा की तरह हरे भरे थे और धूप ने धीरे धीरे अपनी तपिश दिखानी शुरू कर दी थी। नीले आसमान के नीचे सफेद बादल रुई के फाहों जैसे बह रहे थे।
किंग माओ माउंटेन पर बांस का जंगल हमेशा की तरह सीधा और नुकीला खड़ा था, मानो नीले आसमान को भेद रहा हो। घास फूस हर जगह बेतरतीबी से उगाई थी और अज्ञात किस्म के जंगली फूल उन झाड़ियों में जगह जगह खिले हुए थे। हल्की हवा बहने पर घास लहराती, फूलों के पराग की गहरी खुशबू और हरी घास की सौंधी महक आगंतुकों का स्वागत करती। पर्वत के बीचों बीच बड़ी संख्या में सीढ़ीनुमा खेत फैले हुए थे। परत दर परत, सीढ़ी दर सीढ़ी, उनमें कोमल हरे गेहूं के पौधे लगे हुए थे। दूर से देखने पर वे खेत हरे भरे समंदर जैसे दिखते थे। इन खेतों में बहुत सारे किसान व्यस्त थे। कोई नहर की सफाई कर रहा था ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके, तो कोई अपने पायंचे ऊपर चढ़ाकर खेत में खड़ा होकर पौधे रोप रहा था। ये सभी लोग स्वाभाविक रूप से बाहर के मॉर्टल थे, क्योंकि गुइयोए क्लान के लोग कभी इतने छोटे काम नहीं करते। टन की आवाज हवा में गूंज उठी। ऊंट की घंटियों की आवाज थी जो धीरे धीरे पास आती गई। किसानों ने अपने शरीर सीधा किया और पहाड़ से नीचे देखा तो देखा कि एक काफिला रंग बिरंगे कीड़े जैसा पहाड़ की ढलान से धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा था। अरे ये तो मर्चेंट कैरावान है। हाँ, मई आ ही गया है, अब तो इसका आना बनता ही है। बड़े लोग तुरंत समझ गए और बच्चे जो मिट्टी और पानी से खेल रहे थे सब काम छोड़कर उत्साह से काफिले की तरफ दौड़ पड़े। सदर्न बॉर्डर्स में लाखों पहाड़ थे, क्विंग माओ माउंटेन उनमें से केवल एक था। हर पहाड़ पर खून और रिश्तों से बंधे गांव बसे हुए थे। इन पहाड़ों के बीच गहरे और डरावने जंगल थे, खड़ी चट्टानें थीं जिनसे कभी भी पत्थर गिर सकते थे। और इन जटिल जंगलों में कई खूंखार जानवर और अजीब गू कीड़े रहते थे। साधारण मॉर्टल्स इनसे निकल नहीं सकते थे। अकेले निकलना तो नामुमकिन था, कम से कम रैंक 3 का गू मास्टर होना जरूरी था। गरीबी के कारण व्यापार करना मुश्किल था, इसलिए सबसे बड़ा व्यापार कैरावैन से होता था। केवल इतने बड़े काफिले बनाकर ही गू मास्टर्स रास्तों की मुश्किलें पार कर सकते थे और पहाड़ दर पहाड़ यात्रा कर पाते थे। कैरावन का आगमन मानो ठंडे शांत किंग माओ माउंटेन पर उबलते पानी का छिड़काव हो। हर साल तो ये अप्रैल में आते थे, इस बार मई में पहुंचे हैं। खैर, आ तो गए। सराय का मालिक चैन की सांस लेकर बोला, क्योंकि साल के बाकी महीनों में उसकी कमाई बहुत कम होती। केवल कैरावन आने पर ही वो इतना कमा पाता कि साल भर चला सके। साथ ही उसके भंडार में रखा हरा बांस का शराब भी अब कैरावन वालों को बेच सकता था। सराय के अलावा शराब खाने का व्यापार भी अब खूब चलेगा। कैरावन गुयू गांव में ट्रेजर ब्रास टोड की अगुवाई में दाखिल हुआ। ये मेंढक 2.5 मीटर ऊंचा था, पूरा शरीर गेरुए पीले रंग का। इसकी पीठ मोटी थी और उस पर मोटे मोटे मस्से और गांठें जमी थीं, जैसे पुराने किलों के दरवाजों पर कांसे की कीलें लगी हों। उसकी पीठ पर मोटी रस्सियों से ढेरों सामान बंधा हुआ था। दूर से देखने पर लगता मानो वो कोई विशाल थैला ढो रहा हो। इस पर एक गोल चेहरे वाला, चेचक के दागों से भरा मोटा आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसका पेट बड़ा था और मुस्कुराने पर आंखें तिरछी हो जाती। उसने हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े गुयुए गांव वालों का अभिवादन किया। इस आदमी का नाम जिया क्लान का फू था। वो रैंक 4 का गू मास्टर था और इस कैरावन का नेता था। ट्रेजर टोड हल्के हल्के उछल रहा था, पर जियाफू उसके सिर पर बैठे हुए बिल्कुल स्थिर थे। जब भी मेंढक उछलता, उसकी ऊंचाई इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़कियों तक पहुंच जाती और जब जमीन पर लौटता तो पहली मंजिल से भी ऊंचा दिखता। गांव की चौड़ी सड़कें अचानक तंग हो गईं। ट्रेजर टोड मानो किसी विशाल जानवर की तरह बांस के घरों के बीच घुस आया हो। इसके पीछे एक विशाल मोटा कीड़ा था। उसकी 2 आंखें रंग बिरंगी कांच की खिड़कियों जैसी थीं, बेहद चमकदार। ये कीड़ा 15 मीटर लंबा था, आकृति रेशम के कीड़े जैसी, लेकिन उसके ऊपर मोटा काला कवच था जो चीनी मिट्टी जैसा दिखता था। इस पर भी ढेरों सामान लदा था और बीच बीच में गू मास्टर्स बैठे थे, कुछ बूढ़े और कुछ जवान। इसके बाद मजबूत मार्शल मॉर्टल्स पैदल चल रहे थे। वे एक मोटे काले भृंग के पीछे पीछे थे। फिर शुतुरमुर्ग जैसे रंगीन पंख वाले पक्षी, बालों से ढकी पहाड़ी मकड़ियां, 2 जोड़ी पंखों वाले नाग और अन्य प्राणी थे। लेकिन इनमें सबसे अधिक संख्या में तो मेंढक ही थे। ये सब ट्रेजर ब्रास टोड जैसे थे, बस आकार में छोटे, गाय घोड़े के बराबर। वे भी सामान और लोगों को ढो रहे थे और कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैरावन गांव के भीतर तक घुस गया। बच्चे उत्साह से उछलते, चौड़ी आंखों से देखते, खुशी या हैरत में आवाजें निकालते। दूसरी मंजिल की खिड़कियां एक एक कर खुली। गांव वाले झांक कर देख रहे थे। किसी की आंखों में डर था, किसी ने हाथ हिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। ओल्ड ब्रदर जिया, इस साल थोड़ा देर से आए हो, सफर कठिन रहा होगा। क्लैन हेड गुयुएबो खुद बाहर आया। रैंक 4 गू मास्टर होने के कारण जियाफू का स्वागत रैंक 3 एल्डर से करवाना बेअदबी माना जाता। जियाफू ने हाथ जोड़कर लंबी सांस ली। इस साल का रास्ता ठीक नहीं रहा। हमें सिक्लूडेड ब्लड बैच का झुंड मिला, अच्छे खासे लोग खोए। फिर जूबी माउंटेन पर गहरी धुंध छा गई, आगे बढ़ना नामुमकिन था। इसी कारण देर हो गई और भाई गुयुए को इंतजार करना पड़ा। बातचीत बड़ी शिष्टता से हुई। गांव को हर साल कैरावन चाहिए और कैरावन को व्यापार चाहिए। हे, बस तुम्हारा आना ही काफी है। आओ, क्लान ने भोजन और शराब तैयार की है। मैं तुम्हारे स्वागत में दावत दूंगा। गुयुबो ने हाथ बढ़ाकर कहा।
क्लान हेड बहुत मेहरबान है, जियाफू ने झुककर जवाब दिया। सुबह सुबह कैरावन चिंग माओ माउंटेन पर पहुंचा और दोपहर तक गु युए गांव में टिक गया। शाम होते होते गांव के बाहर अस्थायी दुकानें और तंबू लग गए। लाल, नीले, पीले, हरे ऊंचे तंबू और उनके बीच छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थीं। रात उतर चुकी थी, लेकिन पूरा इलाका रोशन था। गांव से लगातार भीड़ उमड़ रही थी। गु मास्टर्स भी थे और साधारण मॉर्टल्स भी। छोटे बच्चे कूद फांद कर रहे थे, बड़ों के चेहरे पर त्योहार जैसा उत्साह था। फैंग युआन भीड़ के साथ अकेले चलता रहा। चारों ओर शोरगुल था, लोग दुकानों को घेरे हुए या तंबुओं के भीतर बाहर जा रहे थे। व्यापारियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। आइए, देखिए, बेहतरीन ब्लू सी क्लाउड चाय, पीने से मन प्रसन्न हो जैसे कोई फेरी हो। अगर इंसान न भी पिए तो इससे टीगू पाले जा सकते हैं। बहुत सस्ता सौदा, केवल 5 प्राइमीवल स्टोन्स का एक टुकड़ा। ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल गू, इसे रखने वाला गू मास्टर गाय जैसी ताकत पालेगा। सोच लो, पछताना मत। इंटीमेट ग्रास, ताज़ा इंटीमेट ग्रास देख लो, अभी अभी तोड़ा हुआ लगता है। केवल 2 प्राइमीवल स्टोन्स में 1 किलो, बहुत ही सस्ता। फैंग युआन ने यह सुना तो उसके कदम थोड़े रुक गए और वो आवाज़ की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक शुतुरमुर्ग गाड़ी खींच रहा था। गाड़ी पर हल्के हरे रंग की लंबी घासों का ढेर था। हर तिनका 1 मीटर लंबा था, चौड़ाई उंगली जितनी, और उनके सिरे पर दिल के आकार के लाल फूल थे। इंटीमेट ग्रास गू वर्म्स के लिए पूरक भोजन था। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि इसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खिलाने से गू वर्म्स को अधिक फायदा होता। जैसे फैंग युआन जब मूनलाइट गू को खिलाता तो हर बार 2 पंखुड़ियां देनी पड़ती। अगर वो उनमें इंटीमेट ग्रास मिला दे तो सिर्फ 1 पंखुड़ी से ही मूनलाइट गू तृप्त हो जाता। इंटीमेट ग्रास केवल 2 प्राइमीवल स्टोन्स किलो था, जबकि मून ऑर्किड की पंखुड़ी 10 पंखुड़ियों के लिए 1 प्राइमीवल स्टोन पड़ती। साफ गणना थी कि इंटीमेट ग्रास मिलाकर खिलाना सस्ता पड़ेगा। आधे महीने पहले मैंने एकेडमी में गाओ वान को मूनलाइट गू से मार डाला था। उसकी सज़ा में मुझसे 30 प्राइमीवल स्टोन्स वसूले गए, लेकिन बाद में मो फैमिली ने मुझे 30 स्टोन्स मुआवजे में दिए तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाल के दिनों में मैंने 2 बार लूट की और अब तक कुल 118 स्टोन्स इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन मैं लगातार एसेंस खर्च कर मिडिल स्टेज प्राइमीवल एसेंस रिफाइन कर रहा हूं और अपने एपर्चर की दीवारें मजबूत कर रहा हूं, जिससे रोजाना 3 स्टोन्स खत्म हो जाते हैं। गू को खिलाने और ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदने में भी खर्च है। अब मेरे पास केवल 98 स्टोन्स बचे हैं। जब से फैंग युआन ने एक आदमी की हत्या की थी, उसकी निर्दयी छवि सबके दिल में गहराई से बैठ गई थी। अब कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। इसी कारण उसकी लूट भी आसान हो गई थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही विरोध करते। फैंग युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया और फिर अपनी नजरें हटाकर आगे अस्थायी दुकानों की ओर बढ़ गया। इंटीमेट ग्रास की दुकान के चारों ओर भीड़ लगी थी। सब गू मास्टर्स या छात्र थे, प्राइमीवल स्टोन्स हाथों में लिए खरीदने को उतावले। फैंग युआन के पास पैसा था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। अगर याददाश्त सही है तो वो मडस्किन टोड इसी दुकान में होना चाहिए। पिछली जिंदगी में पहले ही दिन एक गू मास्टर ने इसे जुए से जीतकर बड़ा फायदा कमाया था। मुझे जल्दी करनी होगी, वरना थोड़े बचत के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितना आगे जाओ उतना ही नज़ारा और भी रौनकदार और समृद्ध दिखता था। छोटी गली के ठेले धीरे धीरे कम हो रहे थे और बड़े बड़े तंबू बढ़ते जा रहे थे। हर तरह के तंबू नजर आते थे, लाल, नीले, हरे, पीले, अलग अलग आकार और साइज में। कुछ तंबू बेलनाकार थे। किसी ने अपने तंबू के दरवाजे पर 2 खंभे खड़े कर रखे थे तो किसी ने बड़े लाल लालटेन लटका दिए थे। अंदर किसी तंबू में जगमग करती रोशनियां थीं तो किसी में अंधेरा और धुंधलका। फैंग युआन चलते चलते चारों तरफ देखता रहा और आखिरकार एक धूसर रंग के तंबू के पास जाकर रुक गया। यही है, उसने तंबू को देखते हुए सोचा। उस तंबू के दरवाजे पर 2 खंभे थे और उन पर उकेरे हुए थे 2 लाइनें जो एक दूसरे के विरोधी लेकिन मेल खाते जोड़े में लिखी थीं। बाईं तरफ लिखा था, छोटा साहस दिखाओ तो चारों मौसमों में अच्छा सौभाग्य पाओ। दाईं तरफ लिखा था, बड़ा हुनर दिखाओ तो चारों दिशाओं में समृद्धि पाओ। और बीच में एक और पंक्ति लिखी थी, किस्मत समय के साथ बदलती रहती है। हाँ, ये जगह एक जुआखाना था। ये जुआखाना लगभग 1 मुंह जमीन पर फैला हुआ था, यानी एक बड़ा सा तंबू। फैंग युआन अंदर चला गया। तंबू के भीतर बाईं तरफ 3 कतारों में काउंटर बने हुए थे। काउंटर पर रखे थे एम्बर और जीवाश्म, कुछ हथेली जितने छोटे तो कुछ चेहरे जितने बड़े। कुछ तो इतने बड़े थे कि काउंटर पर नहीं आ सकते थे और सीधे जमीन पर रखे थे। बाकी तंबुओं से अलग यहाँ शांति थी। कई गू मास्टर काउंटर के सामने खड़े थे। कोई ध्यान से पत्थरों को देख रहा था, कोई फॉसिल उठाकर हाथ में रगड़कर महसूस कर रहा था, कोई अपने साथियों से धीरे धीरे बातें कर रहा था और कोई दुकानदार से दाम पर सौदेबाजी कर रहा था। लेकिन सब इतनी धीमी आवाज में बोलते कि औरों को परेशान न करें। यह था पत्थर जुआखाना। गू दुनिया में हर तरह के गू होते थे, अलग अलग आकार, अलग अलग असर वाले। हर गू की अपनी पसंद का खाना होता। अगर खाना न मिले तो वो थोड़े समय में मर जाते। लेकिन प्रकृति जीवन के प्रति कभी दयालु तो कभी बेरहम होती है। खाना न मिले तो भी गू के पास जिंदा रहने का एक आखिरी उपाय होता है।
वे खुद को सील कर सो जाते, यानी हाइबरनेशन में चले जाते। जैसे अगर मूनलाइट गू को मून ऑर्किड की पंखुड़ियां खाने को ना मिले तो वो खुद को सील कर लेगा, अपनी ताकत बचाने के लिए गहरी नींद में चला जाएगा, जैसे सर्दियों में जानवर सो जाते हैं। उस वक्त उसके शरीर से निकलती नीली चमक गायब हो जाएगी और पारदर्शी क्रिस्टल जैसी शक्ल पत्थर जैसी धूसर हो जाएगी। उसके ऊपर चट्टान जैसी परत चढ़ जाएगी और धीरे धीरे इतना कठोर हो जाएगा कि बड़ा पत्थर बन जाएगा। या फिर मान लो लिक्कर वर्म को खाना न मिला तो वो भी खुद को सील कर लेगा, अपने चारों तरफ सफ़ेद कोकून बुनकर उसके अंदर लिपटकर गहरी नींद में चला जाएगा। बेशक हर जू ऐसा नहीं करता, इसका मौका बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर जू तो भूख से मर जाते हैं। बस कुछ ही खास हालात में कुछ गू खुद को सील कर लेते हैं। अगर कोई गू मास्टर गलती से ऐसा सील हुआ पत्थर या कोकून पाले और उसके अंदर का गू फिर से जगा दे तो उसकी किस्मत चमक सकती है। बहुतों की जिंदगी ऐसे ही बदल गई थी, कई तो इस एक मौके की वजह से सफल हुए। ऐसी बातें अक्सर गू दुनिया में सुनी जाती थीं, कभी सच कभी अफवाह, और इन्हीं से लोगों में उम्मीदें और सपने पैदा होते थे। इसी सोच से ये पत्थर जुआखाना शुरू हुआ था। लेकिन ये सारे पत्थर बाहर से एक जैसे ही लगते थे, बस तोड़ने के बाद ही पता चलता कि अंदर सच में कोई गू है या नहीं। छोटे से पत्थर जुआखाने में 9 में से 10 पत्थर बिल्कुल खाली होते हैं, और अगर किसी में गू निकल भी आया तो ज़्यादातर मरा हुआ होता। लेकिन अगर किसी ने जिंदा गू पा लिया तो अचानक बहुत बड़ी दौलत हाथ लग सकती है। अगर वो गू कोई दुर्लभ किस्म का हो तो इंसान या तो जिंदगी में सफल हो जाता या फिर किसी के हाथ मारा जाता। फैंग युआन ये सब अच्छी तरह जानता था, वो इन हालात से अनजान नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक बार व्यापारी काफिले के साथ रहा था और जुआखाने में क्लर्क भी बना था। बाद में उसने अपना खुद का जुआखाना भी चलाया था जो इससे बड़ा था। वहां उसने कई लोगों को ठगा और कभी कभी खुद भी गलत अंदाजा लगाकर दूसरे जुआरी को कीमती गू जीतने दिया। फैंग युआन कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहकर चारों ओर देखता रहा, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ के काउंटर की ओर बढ़ा। काउंटर के पीछे हर थोड़ी दूरी पर लड़के लड़कियां खड़े थे। उनकी कमर पर हरे रंग की पेटियां बंधी थीं जो दिखाती थीं कि वे आम लोग नहीं बल्कि रैंक 1 गू मास्टर थे। ज्यादातर शुरुआती स्तर पर थे और कुछ ही मध्य स्तर पर। फैंग युआन को सामने देख सबसे नजदीक खड़ी एक महिला गू मास्टर उसकी ओर बढ़ी। मुस्कुराते हुए धीमे से बोली, यंग मास्टर, आपको कौन सा गू वर्म चाहिए? हर पत्थर 10 प्राइमेवल स्टोन में बिक रहा है। अगर पहली बार कोशिश कर रहे हैं तो दाईं तरफ के काउंटर पर जाइए, वहां वाले पत्थर सिर्फ 5 प्राइमेवल स्टोन के हैं। और अगर ज्यादा रोमांच चाहते हैं तो बीच वाले काउंटर पर जाइए, वहां वाले पत्थर 20 प्राइमेवल स्टोन में बिकते हैं। ये औरत अनुभवी थी, काफी समय से इसी जुआखाने में काम कर रही थी। उसने फैंग युआन की शक्ल, सूरत, कद काठी देखकर तुरंत समझ लिया कि वो एक छात्र है। आमतौर पर यहाँ जुआ खेलने वही गू मास्टर आते थे। छात्र तो दूसरे दर्जे के माने जाते थे जो अभी कल्टीवेशन शुरू ही करते हैं। उन्हें अपने गू वर्म खिलाने में ही दिक्कत होती है तो पत्थर खरीदने के पैसे कहाँ से लाते? ज्यादातर छात्र बस देखने आते थे, तजुर्बा लेने या जिज्ञासा मिटाने। कभी कभी किसी अमीर घराने का लड़का कोशिश कर लेता तो भी सबसे सस्ता पत्थर ही खरीदता। इसलिए उस महिला गू मास्टर को फैंग युआन से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ज्यादा पत्थर खरीदेगा। पहले मैं देख लूं, फैंग युआन ने बिना भाव बदले सिर हिलाया और पत्थरों को ध्यान से देखने लगा। उसे याद था कि इसी काउंटर पर इस जुआखाने में एक खास पत्थर होना चाहिए। लेकिन 500 साल बीत चुके थे, बहुत कुछ धुंधला हो गया था। इतनी लंबी याददाश्त में सब साफ साफ तो नहीं रह सकता। बस धुंधली सी याद थी कि इस साल काफिला पहली रात यहाँ आया था और किसी भाग्यशाली ने 10 प्राइमेवल स्टोन खर्चकर एक चमकीले बैंगनी सुनहरी आभा वाले फॉसिल को खरीदा था। जैसे ही उसने पत्थर तोड़ा, अंदर से मडस्किन टोड निकला। बाद में ये टोड गू किसी और ने खरीद लिया और उस इंसान को अच्छी खासी दौलत मिल गई। फैंग युआन ने कुछ देर पत्थरों को देखकर भौहें चढ़ा ली। इस काउंटर पर तो 20 के करीब पत्थर थे जिनमें बैंगनी सुनहरी चमक थी। आखिर किस पत्थर में मडस्किन टोड छुपा था? हर पत्थर 10 प्राइमेवल स्टोन का था और फैंग युआन के पास कुल 98 प्राइमेवल स्टोन थे। मतलब वो 9 से ज्यादा नहीं खरीद सकता था। लेकिन असल में ऐसा हिसाब लगाना ठीक नहीं था। जुए में हमेशा अंजाम सोचना जरूरी होता है। फैंग युआन अब कोई नया खिलाड़ी नहीं था जो सोचता कि किस्मत ने साथ दिया है। जो सोचते हैं कि किस्मत साथ देगी वही अक्सर किस्मत के धोखे में फंसते हैं। मैं अकेला हूं, न कोई रिश्तेदार न कोई दोस्त। मुझे तो प्राइमेवल स्टोन बचाकर रखना है ताकि जिंदा रह सकूं और अपने गू को खिलाने का भी खर्चा निकाल सकूं। उसने गिनती की तो सबसे ज्यादा 7 पत्थर ही खरीद सकता था। उसने एक एक करके पत्थर जांचने शुरू किए। ये वाला पत्थर जिसमें बैंगनी सुनहरी चमक तारों जैसी है लेकिन बिल्कुल सपाट है, इसमें मडस्किन टोड नहीं हो सकता। ये वाला पत्थर चमकदार तो है पर सिर्फ मुट्ठी जितना है। मडस्किन टोड अंदर हो तो पत्थर कम से कम 30% बड़ा होना चाहिए। ये वाला बड़ा तो है लेकिन इसकी सतह बहुत चिकनी है, जबकि मडस्किन टोड की त्वचा उभरी खुरदुरी होती है। ये भी नहीं है। फैंग युआन एक एक करके पत्थर खारिज करता गया।
जब गू खुद को सील करके हाइबरनेशन में जाते हैं तो असली पत्थर जैसे फॉसिल बन जाते हैं। उन्हें कोई भी साधारण जांच पहचान नहीं पाती। जो तरीके थे भी वे इतने खुरदरे थे कि इस्तेमाल होते ही अंदर का गू मर जाता। इसलिए गू मास्टर पत्थर चुनते वक्त बस अपने अंदाजे, अनुभव और किस्मत पर ही भरोसा करते। कभी कभी थोड़ा सा इंट्यूशन भी, वरना इसे जुआ क्यों कहते। हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें चमत्कारों की कमी नहीं। हो सकता है कहीं कोई ऐसा भी तरीका हो जिससे धीरे धीरे पता चल सके कि किस पत्थर में गू छुपा है। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे बहुत किस्से सुने थे, लेकिन खुद कोशिश की तो सब झूठ निकले। उसका मानना था अगर सच में ऐसा कोई तरीका है तो वो कोई छुपी हुई विरासत होगी जो कुछ गिने चुने रहस्यमय लोगों के हाथों में है और जुआ खाने के कारोबार पर उसका कोई असर नहीं। क्विंग माओ माउंटेन इलाके में तो हालात काबू में थे, लेकिन जैसे जैसे पूरब की तरफ जाते जाओ जुआ खाने और बड़े होते जाते। बाइटू माउंटेन के इलाके में तो हर गांव में अपना जुआ खाना था और बड़े किलों में तो विशाल जुआ खाने तक बने हुए थे। 3 गांव पत्थर जुए के लिए मशहूर थे, पनशी गांव, गुमू गांव और कैंगजिंग गांव। वहां तो 1000 साल पुराने जुआ खाने भी थे। आज तक वहां कारोबार खूब फल फूल रहा है और जुआरियों की कभी कमी नहीं पड़ी। कभी किसी ने वहां सब जीत लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। जहां फैंग युआन खड़ा था वो तंबू तो बस छोटे जुआ खाने की गिनती में आता था। कोई और 15 साल का लड़का यहां आता तो इन अलग अलग पत्थरों को देखकर उलझ जाता, और अगर कोई चुनता भी तो बस अंदाजे से। लेकिन फैंग युआन अलग था। उसे पहले से थोड़ा बहुत जवाब पता था, इसलिए उसका दायरा घटकर 30 पत्थरों से कम रह गया था। फिर भी इन 20 से ऊपर वाले पत्थरों में सही वाला ढूंढना आसान नहीं था। मगर अपने 500 साल के तजुर्बे की बदौलत उसने आखिरकार 6 पत्थर छांट लिए जिनमें उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उसे 80% यकीन था कि मडस्किन टोड इन्हीं 6 पत्थरों में से किसी एक में सो रहा है। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।